नमस्कार मित्रों। हिंदी साहित्य के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो केवल लेखक नहीं बल्कि एक युग के निर्माता बन जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद ने अपनी लेखनी से भारतीय समाज की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत की। किसानों का दुख, गरीबों का संघर्ष, महिलाओं की पीड़ा, सामाजिक असमानताएं और मानवीय संवेदनाएं, इन सभी को उन्होंने अपनी कहानियों और उपन्यासों में जीवंत कर दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन अमर रचनाओं के पीछे खड़ा वह व्यक्ति वास्तव में कैसा था? कैसा था उसका जीवन? किन संघर्षों, कठिनाइयों और अनुभवों ने उसे भारत का सबसे महान कथाकार बनाया? आज हम सुनेंगे कलम का सिपाही, जो प्रसिद्ध साहित्यकार अमृत राय द्वारा लिखी गई मुंशी प्रेमचंद की प्रामाणिक और अत्यंत रोचक जीवनी है। ये केवल एक लेखक की जीवन कथा नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की यात्रा है जिसने गरीबी, अभाव, सामाजिक चुनौतियों और व्यक्तिगत संघर्षों के बीच अपनी लेखनी को समाज परिवर्तन का माध्यम बना दिया। इस जीवनी के माध्यम से हम प्रेमचंद के बचपन, शिक्षा, पारिवारिक जीवन, साहित्यिक संघर्ष, स्वतंत्रता आंदोलन से उनके संबंध और उनके व्यक्तित्व के अनेक अनछुए पहलुओं को जानेंगे। तो आइए चलते हैं उस दौर में जहां एक साधारण बालक धनपत राय अपनी मेहनत, संवेदनशीलता और अद्भुत लेखन प्रतिभा के बल पर मुंशी प्रेमचंद बनकर हिंदी साहित्य के आकाश का सबसे चमकदार सितारा बन गया। प्रस्तुत है अमृत राय द्वारा लिखित प्रेमचंद की कालजयी जीवनी, कलम का सिपाही। तो चलिए आरंभ करते हैं। कलम का सिपाही प्रेमचंद की पहली मुकम्मल जीवनी है, जो जीवनी साहित्य में क्लासिक का दर्जा पा चुकी है। अमृत राय की लिखी इस किताब को 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1971 में सोवियत नेहरू पुरस्कार मिला। दक्षिण के एक हिंदी प्रेमी चंद्रहासन प्रेमचंद से मिलने काशी आए। पता लगाकर शाम के वक्त उनके मकान पर पहुंचे। बाहर थोड़ी देर ठहरकर खां-खूं करने पर भी कोई नजर न आया तो दरवाजे पर आए और झांक कर भीतर कमरे में देखा। एक आदमी, जिसका चेहरा बड़ी बड़ी मूंछों में खोया हुआ सा था, फर्श पर बैठकर तन्मय भाव से कुछ लिख रहा था। आगंतुक ने सोचा, प्रेमचंद जी शायद इसी आदमी को बोलकर लिखाते होंगे। आगे बढ़कर कहा, मैं प्रेमचंद जी से मिलना चाहता हूँ। उस आदमी ने झट नजर उठाकर ताज्जुब से आगंतुक की ओर देखा, कलम रख दी और ठहाका लगाकर हंसते हुए कहा, खड़े खड़े मुलाकात करेंगे क्या? बैठिए और मुलाकात कीजिए। बस्ती के ताराशंकर नाशाद मुंशी जी से मिलने लखनऊ पहुंचे। उन दिनों वह अमीन उद्दौला पार्क के सामने एक मकान में रहते थे। मकान के नीचे ही नाशाद साहब को एक आदमी मिला, धोती बनियान पहने। नाशाद ने उससे पूछा, मुंशी प्रेमचंद कहाँ रहते हैं, आप बतला सकते हैं? उस आदमी ने कहा, चलिए मैं आपको उनसे मिला दूं। वह आदमी आगे आगे चला, नाशाद पीछे पीछे। ऊपर पहुंचकर उस आदमी ने नाशाद को बैठने के लिए कहा और अंदर चला गया। जरा देर बाद कुर्ता पहनकर निकला और बोला, अब आप प्रेमचंद से बात कर रहे हैं। पटने में एक साहित्यिक गोष्ठी है, मुंशी जी को उसका सभापति बनाया गया है। आज वह पटना आने वाले हैं। बहुत से लोग उनके स्वागत को स्टेशन पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि उनमें से किसी ने उनको पहले देखा नहीं है। बस एक तस्वीर देखी है, उसी का सहारा है। एक्सप्रेस आई, देख लिया, कहीं नहीं। पंजाब मेल आई, देख लिया, कहीं नहीं। इतवार की शाम को बैठक थी और सवेरे 6 बजे के करीब एक और एक्सप्रेस आती थी। अब बस यही आखिरी आसरा था। ट्रेन आई, लगी और चली गई। सैकड़ों आदमी उतरे और चढ़े पर प्रेमचंद नहीं आए, नहीं आए। गोष्ठी वालों के प्राण नहों में समा गए। अब कहाँ जाएंगे, कैसे लोगों को मुंह दिखाएंगे? उदास शुद्ध मुसाफिर खाने की तरफ बढ़े। देखा, सीढ़ी के पास एक अधेड़ सज्जन, जिनके बाल कुछ सफेद हो चले थे और जो सफर की थकावट से कुछ खिन्न से हो रहे थे, गुमसुम खड़े हैं। और कुली उनका ट्रंक सर पर और बिस्तर हाथ कल रात ही को पंजाब मेल से उतरते देखा था, मगर पहचानते कैसे? कोई विशेषता जो नहीं है उसमें। अपने आसपास ऐसा एक भी चिन्ह वह नहीं रखना चाहता जिससे पता चले कि वह दूसरे साधारण जनों से जरा भी अलग है। कोई तिलक त्रिपुंड से अपने विशेषत्व की घोषणा करता है, कोई रेशम के कुर्ते और उत्तरीय के बीच से झांकने वाले अपने ऐश्वर्य से, कोई अपनी साज सज्जा के अनोखेपन से, कोई अपनी किसी खास अदा या ढप से। यहाँ तक कि एक यत्न साधित सतर्क सरलता भी होती है, जो स्वयं एक प्रदर्शन या आडंबर बन जाती है। शायद सबसे अधिक विरक्तिकर, देखो इतना बड़ा, इतना नामी आदमी होकर मैं कितनी सादगी से रहता हूँ। प्रेमचंद की सरलता सहज है। उसमें कुछ तो इस देश की पुरानी मिट्टी का संस्कार है, कुछ उसका नैसर्गिक शील है, संकोच है, कुछ उसकी गहरी जीवन दृष्टि है, और कुछ उसका सच्चा आत्मगौरव है, जो किसी तरह के आत्म प्रदर्शन या विज्ञापन को उसके नज़दीक घटिया बना देता है। नहीं, वह कस्तूरी मृग नहीं है जिसे अपने भीतर की कस्तूरी का पता ना हो। उसे पता है कि उसके भीतर ऐसा भी कुछ है जो मूल्यवान है, उसका अपना है, नितांत अपना, मौलिक, विशेष। वही उसका मोती है, मानिक है। कोई इस मोती मानिक को उसके उपयुक्त रत्नजटित मंजूषा में रखता है। यह आदमी उसे टीम के बकस में रखता है, इसलिए नहीं कि वो उसकी कदर कम करता है, बल्कि इसलिए कि बहुत ज़्यादा करता है। टीम के बकस में वो मोती ज़्यादा सुरक्षित है। वहां से कौन उसे चुरा सकता है, किसका ध्यान जाएगा उस पर? इसीलिए तो उटंगी धोती और मैली सी एक फतूही पहने तीसरे दर्जे के मुसाफिर खाने में बैठा हुआ सा, टीम के बकस में अपना वह मोती जतन से छिपाए, वह इतनी बेफिक्री से आगे पीछे, दाएं बाएं सबका नाम गाम पूछता है। उनके सुख दुख,
हारी बेगारी, सूखे बूढ़े, रोजी रोजगार की बातें करता है और कोई हंसी की बात हो तो इतने जोर से ठहाका लगाता है कि आसपास बैठे हुए लोग चौंक पड़ते हैं और दीवारें हिल जाती हैं। शायद उसकी इस बेलौस हंसी में कहीं एक हल्की सी चुहल भी छिपी हुई है। देखा कैसा बुद्धू बनाया इन सबों को। कोई भांप भी नहीं सका कि मेरे पास इस टीम के बकस में ऐसा एक मोती भी था जिससे दुनिया खरीदी जा सकती थी। उसके खमीर में बच्चों जैसी शरारत का भी खासा एक पुट है जो अक्सर उसके लिखने में उभर आता है। इसलिए कभी कभी लगता है कि अपनी इस सादगी में शायद उसे लुका छिपी के खेल का भी कुछ मजा मिलता है। जिस नितांत साधारण बंधी टकी दिनचर्या से उसकी जिंदगी का सांचा बना था, उसको देखते हुए शायद उस मोती के पानी को, उसकी चमक को बराबर बनाए रखने का दूसरा कोई उपाय भी न था। ये गहरी निश्चल सादगी शायद एक कवच थी जो प्रकृति ने स्वयं उसको बनाकर दिया था, ताकि उस मोती की चमक कभी मंद न हो। वैसे ही जैसे बादाम की मीठी गिरी को बनाए रखने के लिए उस पर एक कड़ा खोल चढ़ाना पड़ा। जरा देखिए अंदाज जिसमें मुंशी जी अपने एक दोस्त को अपने हालात नोट करा रहे हैं। तारीख पैदाइश संवत 1937। बाप का नाम मुंशी अजायब लाल, सुकूनत मीज़ा मड़वां लनही, मुत्तसिल पांडेपुर बनारस। इब्तदान 8 साल तक फारसी पढ़ी, फिर अंग्रेजी शुरू की। बनारस के कॉलेजिएट स्कूल से एंट्रेंस पास किया। वालिद का इंतकाल 15 साल की उम्र में हो गया। वालिदा 7वें साल गुजर चुकी थीं। फिर तालीम के सीगे में मुलाजिमत की। सन 1901 में लिटरेरी ज़िंदगी शुरू की। फिर 6 सत्रें इसके बारे में कि कब कौन किताब लिखी, किस्सा ख़त्म पैसा हज़म, और जब आत्मकथा लिखने पर आए तो पहले सबको आगाह कर दिया। मेरा जीवन सपाट समतल मैदान है जिसमें कहीं कहीं गढ़े तो हैं पर टीलों, पर्वतों, घने जंगलों, गहरी घाटियों और खंडहरों का स्थान नहीं है। जो सज्जन पहाड़ों की सैर के शौकीन हैं उन्हें तो यहाँ निराशा ही होगी। तो ये है कि अगर ऐसी कुछ बात ही ना पड़ती तो शायद उस व्यक्ति ने अपने बारे में इतना भी ना लिखा होता। कोई पूछता तो शायद वो कह देता, मेरी जिंदगी में ऐसा है ही क्या जो मैं किसी को सुनाऊं। बिल्कुल सपाट समतल जिंदगी है, वैसी ही जैसी देश के और करोड़ों लोग जीते हैं। एक सीधा सादा गृहस्थी के पचड़ों में फंसा हुआ तंगदस्त मुदर्रिस जो सारी जिंदगी कलम घिसता रहा, इस उम्मीद में कि कुछ आसूदा हो सकेगा, मगर ना हो सका। उसमें क्या है जो मैं किसी को सुनाऊं। मैं तो नदी किनारे खड़ा हुआ नरकुल हूँ। हवा के थपेड़ों से मेरे अंदर भी आवाज़ पैदा हो जाती है। बस इतनी सी बात है। मेरे पास अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है उन हवाओं का है जो मेरे भीतर बजी। मेरी कहानी तो बस उन हवाओं की कहानी है, उन्हें जाकर पकड़ो। मुझे क्यों तंग करते हो। अध्याय 1। बनारस से आजमगढ़ जाने वाली सड़क पर शहर से करीब 4 मील दूर एक छोटा सा गांव है लन्ही मौजा मड़वा। 15-20 घर कुर्मियों के, दो एक कुम्हार, एक आध ठाकुर, 3-4 मुसलमान जिनमें पुरुषों में मथुरा और स्त्रियों में रमदेई, सुंदरी और कौशल्या जैसे नाम हैं, और 9-10 घर कायस्थों की यही इस गांव की कुल आबादी है। यूँ तो इक्का दुक्का कायस्थ भी अपने हाथ से हल चला लेते हैं, लेकिन बस इक्का दुक्का खेती किसानी कुर्मियों का काम है। कायस्थों की शान में इससे बट्टा लगता है। वे यहाँ के अकेले पढ़े लिखे लोग हैं और अपनी इसी काबिलियत के बल पर अभी कुछ बरस पहले तक गांव पर राज करते रहे हैं। मगर अब कुछ तो कुर्मियों में शिक्षा के साथ अपने अधिकारों की चेतना के कारण और कुछ कायस्थों की आपसी फूट के कारण उनके राज्य की चूलें हिल गई हैं और उनका दब्बा काफी कम हो गया है। ताहम आज भी सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा वर्ग कायस्थों का ही है। उनमें वकील हैं, मुख्तार हैं, पेशकार और अहलमद हैं, मुहर्रिर हैं, स्टाम्प फरोश हैं, पटवारी हैं, स्कूल के मुदर्रिस हैं। कहना ना होगा कि उन्होंने भी ज़माने के साथ तरक्की की है, क्योंकि एक वक्त था कि उन्हें यहाँ वहाँ बस एक दो डाकमुंशी और ज़्यादातर डाकिये थे। मगर वो पुरानी बात है। सुनते हैं कि अब से कोई 200 बरस पहले कोई लाला टीकाराम थे। वो क्या थे, कहाँ मरे, ये सब कुछ भी ठीक नहीं मालूम। लेकिन संभव है कि वह लमेही के पास ऐरे नामक गांव के रहे हों, क्योंकि इतना मालूम है कि उनकी तीसरी पुश्त में मुंशी गुरसहाय लाल पटवारी होकर ऐरे से लमेही आए। लाला टीकाराम के दो बेटे थे, लाला मनियार सिंह और लाला महाराज सिंह। मनियार सिंह शायद नावल्द मर गए। महाराज सिंह के दो बेटे बेटियां कितनी हुई नहीं मालूम, क्योंकि बेटियों के बारे में शजरा खामोश है। रामलाल और मैकूलाल। मैकूलाल के 6 बेटे हुए, जिनमें से चौथे गुरसहाय लाल थे। यही गुरसहाय लाल पटवारी मुकर्रर होकर लमी आए। उनके साथ ही उनके भतीजे हरनारायण ललाए, और फिर इन्हीं दो लोगों से वह सारे कायस्थ घराने पैदा हुए जो इस वक्त लमीही में मौजूद हैं। मुंशी गुरसहाय लाल के 4 बेटे हुए कौलेश्वर लाल, महावीर लाल, अजायब लाल और उदित नारायण लाल। मुंशी जी ठेठ कायस्थ और ठेठ पटवारी आदमी थे। पढ़े लिखे उतना ही थे जितना कि पटवारी के लिए जरूरी था, मगर चालबाजी में किसी से जौ भर घट करना थे। आने के साथ ही उन्होंने अपना मकान बनवाने के लिए गांव के एक छोर पर जमीन हासिल की और एक बड़ा सा कच्चा मकान बनवाया। पटवारी में अगर अक्ल हुई तो उसे गांव का राजा ही समझना चाहिए। एक तरह से जैसे चाहे स्याह सफेद करे, कोई उसका हाथ पकड़ने वाला नहीं। धीरे धीरे मुंशी गुरसहाय लाल के पास 60 बीघे की अपनी आराजी हो गई, जो उन्होंने अपने दूसरे बेटे महावीर लाल के नाम लिखवा दी। यूं भी घर में खाने पीने की बात कहना जरूरी है, क्योंकि मुंशी गुरसहाय लाल बहुत लती पीने वाले थे। पैसा जरूरत भर घर में था ही। गांव में ही हौली थी, 2 आने की एक बोतल मिलती थी और उन बोतलों में शायद कुछ खास नहीं आया, लेकिन हाँ, नशे की हालत में वो अपनी बीवी की कुटुम्बस अक्सर किया करते थे, जैसा कि शराबी आमतौर पे करते हैं। लड़कों को अपनी माँ के साथ बाप का यह बुरा बर्ताव बहुत खलता,
लेकिन भीतर ही भीतर सुलगकर बुझ जाते। एक महावीर ही ऐसे थे जिनमें इतना दमखम था कि चाहते तो एक बार पिल पड़ते। अपने नाम के अनुरूप वही अपने सब भाइयों में सबसे हट्टे कट्टे लंबे तड़ंगे हैकल जवान थे। उनके बारे में कहा जाता है कि जब गांव में कोई बैल नाचना होता और कोई उसको बस में ना कर पाता तो महावीर का आह्वान किया जाता। महावीर फौरन धोती का फेटा कसकर कमर में बांधते हुए मौके पर पहुंच जाते। 5 7 10 मिनट तक बैल से उनकी कुश्ती होती। फिर वह बैल को जमीन पर गिराकर उसके ऊपर चढ़ बैठते और चढ़े बैठे रहते जब तक कि उसको नाथने की क्रिया पूरी न हो जाती। मजाल थी कि मिनक जाए। ये भी कुछ उनके नाम का ही प्रताप था कि महावीर अपनी माँ के अनन्य भक्त थे। अजायब लाल भी अपनी माँ को प्यार करते ही होंगे, लेकिन वह शरीर से और फलत मन से भी दुर्बल थे। महावीर अक्खड़ किसान थे, शरीर और दोनों से मजबूत, शायद इसीलिए बाप ने अपनी कुल 60 बीघे अराजी महावीर के ही नाम लिखवाई थी, क्योंकि जोरू और जमीन के बारे में मशहूर है कि ये दोनों उसी आदमी के पास रहती हैं जिसका शरीर ताकतवर और लाठी मजबूत होती है। महावीर लाल अपने बाप के चाहते थे सही, लेकिन जब मुंशी गुरसाय लाल अपनी बीवी को पीट चलते और वो बेचारी बेजबान गाय की तरह चुपचाप पिटती रहती, तो महावीर से अपनी माँ की यह दुर्दशा देखी न जाती और वो गुस्से से कांपते हुए जाकर दोनों हाथों से अपने बाप की गर्दन दबोच लेते और दांत पीस कर कहते, मन करता है। मगर खैर, वैसी कोई दुर्घटना नहीं हुई और मुंशी गुरसाय लाल जब भी मरे अपनी मौत मरे। लेकिन हाँ, महावीर उनको पकड़कर बाहर घसीट जरूर ले जाते। आए दिन यह नाटक घर में हुआ करता, लेकिन मारपीट बंद नहीं हुई और इसी तरह पटवारगिरी करते, ठर्रा पीते और बीवी को धुनकते हुए मुंशी गुरसाय लाल 55 60 की उम्र तक जिए। और जब वह मरे तो पट्टीदारों ने, खासकर मुंशी हरनारायण लाल ने, जो अपने चाचा के साथ ही ऐरे से लम्हे ही आए थे और जिन्हें शायद मन ही मन इस बात का मलाल था कि पटवारगिरी खुद उनको क्यों नहीं मिली, जिसके तुफैल में आज ये 60 बीघे आराजी महावीर लाल के नाम लिखी हुई थी और जो गरीब की आंखों में कांटे की तरह गड़ रही थी, महावीर लाल को पट्टी पढ़ाना शुरू किया कि अगर तुम अपनी जमीन से इस्तीफा दे दो तो आज अपने बाप की जगह पटवारी बन सकते हो। महावीर लाल के बड़े भाई कौलेश्वर लाल 30 बरस के होकर पहले ही इस दुनिया से सिधार चुके थे और पटवारगिरी के सीगे में उन दिनों ऐसा कुछ कायदा था कि बेटा अगर पटवारियान पास हो तो बाप की गद्दी पर पहला हक उसी का होता था। महावीर लाल यूं ही कुछ सटर पटर पढ़े थे और पटवारियान पास करना तो दूर रहा, उसके पास फटके तक नहीं थे। लेकिन पट्टीदारों ने जब पट्टी पढ़ाई तो महावीर लाल को, जिनकी अकल भी उतनी ही मोटी थी, ये बात जच गई और फिर उन्होंने किसी से पूछा न जाचा गए और अपनी 60 बीघे जमीन से इस्तीफा दे आए। मुंशी हरनारायण लाल की आंख का कांटा दूर हो गया। पटवारगिरी न मिलनी थी, न मिली। अब चारों भाइयों के बीच बस 6 बीघा जमीन बची जो मुंशी गुरसाय लाल अपने पोते यानी महावीर के बेटे बलदेव लाल के नाम अलग से लिख गए थे। खेती किसानी के नाम से पूरे खानदान में अब बस इतनी ही जमीन बच रही थी। सब लड़के खेती से लग जाएं, ये शायद मुंशी गुरसाय लाल का मंशा भी ना था। कायस्थ की जात नौकरी के लिए है और फिर पैसा भी तो नौकरी में ही मिलता है, खेती में तो बस गल्ला हाथ आता है। खेती के लायक शरीर भी भगवान ने एक को ही दिया था, महावीर को, तो फिर ठीक है, एक बेटा खेती करेगा, बाकी तीनों नौकरी करेंगे, दोनों हाथ में लड्डू रहेगा। अनाज भी इफरात पैदा होगा और यानी कौलेश्वर, अजायब और उदित नारायण ने इतना पढ़ लिया कि नौकरी कर सकें, थोड़ी सी उर्दू फारसी और थोड़ी सी अंग्रेजी। ये एक संयोग ही था कि भाइयों में सबसे बड़े कौलेश्वर लाल डाकमुंशी बने। फिर क्या कहना था, कुछ रोज बाद उन्होंने अजायब लाल को भी डाकमुंशी बनवा दिया। फिर अजायब लाल ने वही नेकी अपने से छोटे उदित नारायण के साथ की और इस तरह तीनों भाई देखते देखते डाकमुंशी बन गए। कहना मुश्किल है कि क्यों सब भाइयों को एक के बाद एक डाकमुंशी आने का ही छुतहा रोग लगा। कुछ तो शायद इसलिए कि इस काम में दूसरे किसी महकमे से कम घिसाई करनी पड़ती थी और कुछ शायद इसलिए कि यह काम साफ सुथरा था। ऊपरी आमदनी की गुंजाइश तो नहीं के बराबर थी, मगर इज्जत काफी थी। आंख कान जो भी समझे, डाकमुंशी गांव का एक खास आदमी था। उसी की मार्फत गांव वालों का संबंध बाहर की दुनिया से रहता था। कमाने के लिए लोग बाहर जाते ही रहते। कभी उनकी चिट्ठी आती और जब बहुत दिन न आती तो यहाँ से उनको चिट्ठी भेजनी होती। कभी कुछ रुपया मनी ऑर्डर से आता। डाकमुंशी इस सब का हाकिम था और जहां अब से 100 बरस पहले सारे गांव में 2 ही 4 आदमी अपने दस्तखत बना सकते रहे हों, डाकमुंशी का काम लिफाफा पोस्ट कार्ड बांटने से ही खत्म न होता था। बहुत बार चिट्ठियां भी उसी को लिखनी पड़ती थीं। भलमनसी का यही तकाजा था और इसके एवज में गांव के लोग थोड़ी बहुत जौ मटर, साग सब्जी, रस गुड़ भी पहुंचा दिया करते थे। मुंशी अजायब लाल ने यूं भी तबीयत नेक पाई थी। लीक पकड़कर चलने वाले आदमी थे, लेकिन उस लीक पर अगर उनकी जात से किसी का कुछ भला होता हो तो उसमें कभी पीछे न रहते। घर बाहर सब जगह वो अपनी बिसात भर दूसरों की मदद करते। वैसे बिसात ही कितनी थी, 10 रुपए पर नौकर हुए थे, 40 तक पहुंचते पहुंचते रिटायर हो गए। उनके बड़े भाई कौलेश्वर लाल जवानी में ही मर गए थे। उनकी विधवा स्त्री अपने बच्चे को लेकर बहुत दिन घर पर ही रहीं। लेकिन फिर उनके साथ भी वही हुआ जो सच या झूठ हमारे समाज में प्राय हर विधवा युवती के साथ होता है। रिश्ते के एक भतीजे को लेकर उनकी बदनामी हुई। महावीर लाल की पत्नी ने अभूतपूर्व मनोयोग से अपनी जेठानी के चारित्रिक स्खलन का अनुसंधान और प्रचार किया, यहाँ तक कि बेचारी गांव छोड़कर चुनार चली गईं और वहां 2 एक सेठों की लड़कियों को पढ़ाकर थोड़ी बहुत कैथी वह जानती थीं, अपनी जिंदगी के दिन काटने लगी।
उनके लड़के मोतीलाल को भी अपने पिता की ही आयु मिली। वह भी अपनी स्त्री की गोद में 1 साल का बेटा और 3 लड़कियां छोड़कर 30 बरस की ही उम्र में इस दुनिया से उठ गए। मुंशी अजायब लाल ने अपनी उस छोटी कमाई में से बरसों अपनी इस भतीज बहू को 5 रुपया महीना दिया। इसी तरह अपने चाचा ईश्वरलाल की विधवा स्त्री को भी, जिन्हें सब करिए चाची कहते थे, उन्होंने आजीवन 2 रुपया महीना दिया। उनके छोटे भाई उदित नारायण लाल, जिन्हें मुंशी अजायब लाल ने ही मुंशी बनवाया था, डाक खाने का रुपया गड़बन करने के जुर्म में पकड़े गए। उनको छुड़ाने के लिए बहुत कोशिश पैरवी हुई मगर बेकार, और उन्हें 7 बरस की सजा हो गई। सरकारी रकम 1,000 रुपया बड़ी बड़ी मुश्किलों से घरवालों ने भरी। अब सवाल उनके बाल बच्चों की परवरिश का था। मुंशी अजायब लाल इसमें भी सबसे आगे आगे रहे। उदित नारायण के घर में उनकी पत्नी थी, एक लड़का था और 2 लड़कियां। लड़का जगत नारायण सबसे बड़ा था और बिल्कुल आवारा था, घर से भाग गया और सदा के लिए लापता हो गया। बड़ी लड़की की शादी उदित नारायण कर चुके थे, वह अपने घर रहती थी। छोटी लड़की अभी छोटी थी। उदित नारायण सजा काटकर घर आए जरूर, लेकिन शर्म के मारे उनकी आंख न उठती थी। और फिर जो वह गायब हुए तो ऐसे कि दोबारा किसी ने उनका मुंह न देखा। उनके बाल बच्चों की देख रेख मुंशी अजायब लाल ने जिंदगी भर की। कुछ भी न छोटी था। लड़की का ब्याह बस इतना था कि आदमी भले थे, छल कपट से दूर रहते थे। उनके माँ बाप के बारे में जो कुछ पता चलता है उससे मालूम होता है कि उनकी प्रकृति में अपने पिता से अधिक अपनी माँ का अंश था, जो कि एक शांत साध्वी स्त्री थी। उन्होंने कभी अपनी पत्नी के साथ वैसा दुर्व्यवहार नहीं किया जैसा उनके पिता अपनी पत्नी के साथ आए दिन किया करते थे। मामूली पढ़े लिखे आदमी थे, गीता और शास्त्र भी देखे थे, पर धार्मिक अनुष्ठानों में उन्हें ज्यादा विश्वास न था। कहते थे उनमें ढोंग ज्यादा है, तत्व कम। धर्म का मतलब वह सदाचार समझते थे, जिसे उन्होंने शक्ति भर अपने जीवन में बरता। कभी किसी से झगड़े नहीं, हाँ छोटा मोटा भला बहुतों का किया। अपने नातेदारों में जगदम्बा के पिता ब्रजकिशोर लाल और बिंदेसरी के पिता रजपाल लाल को अपनी कोशिश से चिट्ठी सा बनवाया और जरूरत पड़ने पर लोगों को रुपए पैसे देने में भी अपनी औकात भर कंजूसी नहीं की। हमेशा नजर नीची करके चले। गांव की बहू बेटियों को अपनी बहू बेटी समझा। कभी किसी झगड़े में अगर लोगों ने उनको पंच बनाया तो बिना इसका या उसका मुंह देखे अपनी बेलौस राय दी, और वैसा ही आदर भी उनको अपने समाज में मिला। संयोग से पत्नी भी उनको अपने अनुरूप ही मिली, देखने में जितनी सुंदर स्वभाव की उतनी ही कोमल। सुंदर इतनी कि शायद इतनी सुंदर स्त्री परिवार में फिर कभी नहीं आई। खूब गोरी मंजुला कद, भरा हुआ छरहरा शरीर, आंखें बड़ी नहीं पर सुंदर, उठी हुई सुडौल नाक, लंबे लंबे बाल, मीठी आवाज। काशी विश्वविद्यालय के पास एक गांव है करौंदी, वहीं की लड़की थी। पिता शायद किसी जमींदार के कारिंदा थे, सुंदर भरे तगड़े, लेकिन बस यह शरीर ही था उनके पास जो कारिंदा बनने के योग्य था। आत्मा बिल्कुल दूसरे ही सांचे में ढली थी। जिस कारिंदे की तबीयत में नेकी हो, शराफत हो, सच्चाई हो, गुलावट हो, वह भी कोई कारिंदा है। इतना ही नहीं, ये भी सुना जाता है कि वह साहित्यिक रुचि के आदमी थे, और शायद कुछ किताबें भी उन्होंने लिखीं जिन्हें दुनिया की रोशनी देखना नसीब न हुआ। कहते हैं कि उनकी बेटी आनंदी ने अपना रूप रंग स्वभाव सब कुछ उन्हीं से पाया था। उन्हें कभी किसी से झगड़ा करते नहीं देखा गया, और न वह दूसरी औरतों की तरह इधर की बात उधर लगाने में या टोले पड़ोस वालों की निंदा में ही रस लेती थी। शीलवती, घरेलू स्त्री थी, अपने पति के समान ही सदा हर किसी की सहायता के लिए तत्पर। खुद भी मामूली ही पढ़ी लिखी थी, बस थोड़ी सी कैद थी, पर उतनी उन्होंने अपनी भतीज बहू को भी सिखला दी। घर के काम काज में वो जरूर एकता थी, खाना बहुत अच्छा पकाती थी और सीने पिरोने में भी बेजोड़ थी। उनके हाथ की बखिया में जो सफाई थी वह तो फिर देखी ही नहीं गई। लेकिन एक दुख उनको बड़ा था, उनके बच्चे नहीं जीते थे। 2 लड़कियां हुईं और दोनों जाती रहीं। तब लमही की औरतों ने शोर मचाया कि आनंदी का अपने मैके जाना ठीक नहीं है, वहां भूत लगते हैं। अब यह चाहे भूत की बात हो चाहे मातृ संयोग, तीसरी लड़की जो आनंदी को लमही में पैदा हुई, जिसका नाम सुग्गी रखा गया, वो जिंदा रही और उसके 6-7 बरस बाद लमही के उसी कच्चे पुश्तैनी मकान में जो मुंशी गुरसहाय लाल ने बनवाया था। सावन बदी 10 संवत 1937 शनिवार 31 जुलाई सन 1880 को उस लड़के का जन्म हुआ जिसे बाद को दुनिया ने प्रेमचंद के नाम से जाना। लड़का खूब ही गोरा चिट्टा था, सब बहुत खुश थे। पिता ने हुलस कर उसका नाम रखा धनपत और ताऊ ने नवाब। बस एक बात खटक रही थी, लड़का तेतर था, यानी 3 लड़कियों की पीठ पर हुआ था, और ऐसी संतान के बारे में लोगों का विश्वास है कि वह माँ बाप में से किसी को खाए बिना नहीं रहती। नवाब ने ऐसी बुभुक्षा का तत्काल कोई परिचय न दिया, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि यह भी प्रकृति का एक अच्छा व्यंग्य था। कर जिस लड़के को आगे चलकर आजीवन समाज की मुर्दा रूढ़ियों से जूझना था, वह स्वयं एक बेचारी माँ 2 लड़कियां गवा चुकी थी, और अब बस यही 2 बचे थे, सुग्गी और नवाब। सुग्गी नवाब से 6-7 साल बड़ी थी। उसको भी माँ कुछ कम प्यार नहीं करती थी, लेकिन नवाब में तो जैसे उसके प्राण ही बसते थे। कुछ तो शायद इसलिए भी कि वह सबसे छोटा था और लड़का था। माँ को हरदम यही डर लगा रहता कि कोई उसके बेटे को नजर लगा देगा, कुछ जादू टोना कर देगा। लड़का चंचल था भी, जिसे टोना कहते हैं, हरदम झाड़ फूक करवाती रहती, राई नोन से नजर उतरवाती रहती, और डिठाना तो नवाब को 5-6 साल की उम्र तक लगाया जाता रहा। माँ का बस चलता तो वह कभी बेटे को अपने आंचल से अलग न होने देती। इस तरह बचपन के कुछ वर्ष माँ के प्यार की शीतल छां में बहुत ही मधुर बीते। माँ के लाडले थे और शरारत कहिए या चुहल उनकी भट्टी में पड़ी थी। आए दिन कुछ न कुछ हुआ करता और घर पर उलाहना पहुंचता।
एक रोज ऐसा हुआ, लड़के नाई नाई खेल रहे थे। नवाब को शरारत सूझी। उसने ललान के ही एक लड़के रामू की हजामत बनाते बनाते बांस की कमानी से उसका कान काट लिया। कान कटा तो खैर नहीं, मगर खून जरूर भल भल बहने लगा। रामू रोता पीटता अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ ने बेटे के कान से खून बहते देखा तो अकबूला हो गई और एक हाथ से रामू को पकड़े झनकती पटकती नवाब की माँ के पास उलाहना देने पहुंची। नवाब ने जैसे उसकी आवाज सुनी, खिड़की के पास दुबक गया। माँ ने दुबकते हुए उसको देख लिया और पकड़कर 4 झापड़ रसीद किए। पूछा, रामू का कान तूने क्यों काटा? नवाब ने निहायत भोलेपन से जवाब दिया, पता नहीं कैसे कट गया, मैं तो उसकी हजामत बना रहा था। फसल के दिनों में किसी के खेत में घुसकर ऊख तोड़ लाना, मटर उखाड़ लाना, ये तो रोज की बात थी। इसके लिए खेत वालों की गाली भी खानी पड़ती थी, लेकिन लगता है कि उन गालियों से ऊख और मीठी मटर और मुलायम हो जाती थी। लम्हे चूंकि सदा से बहुत गरीब गांव रहा है, इसलिए कोई इस चीज को दरगुजर भी न करता था और अक्सर इस बात का उलाहना आता। घर में डांट फटकार भी होती, लेकिन एक दो रोज के बाद फिर वही रंग ढंग। ढीला चलाने में भी नवाब बहुत मीर थे। टिकोरे पेड़ में आते और उनकी चांदमारी शुरू हो जाती। ऐसा ताक कर निशाना मारते कि 2-3 ढेलों में आम जमीन पर नजर आता। पेड़ का रखवाला चिल्लाता ही रह जाता और नवाब की मंडली आम बीन बटोर कर चंपत हो जाती। और सबसे ज्यादा मजा तो निशानेबाजी में तब आता जब आम पकना शुरू हो जाते। तेज आंखें सब आम के पेड़ों को ताके रहती और जहां किसी डाल में कोई कोंपल दिखा नहीं कि ढेलेबाजी शुरू। मजाल है कि 2-3 चक्कों में वह नीचे ना आ जाए। रखवाला चिल्लाता है तो चिल्लाने दो, गाली देता है देने दो, हमें आम से मतलब है कि उसकी गाली से। जब तक अपना लाठी डंडा लेकर वो आएगा, हम कहीं के कहीं होंगे। अपनी मंडली में नवाब का निशाना मशहूर था। इस मामले में वह अपनी टोली के सारे लड़कों का सरताज था। आज तक लोग उसका बखान करते हैं, वैसे ही जैसे उनके गुल्ली डंडे का। सुनते हैं उनका टोल अच्छी तरह जमकर बैठ जाता था तो गुल्ली 150 गज की खबर लेती थी। लेकिन वो जरा बाद की बात है, अभी तो हाथ में इतना दम न था। घर के सामने जहाँ मुंशी जी का बनवाया हुआ अपना मकान है, एक बहुत ही पुराना बहुत ही बड़ा इमली का पेड़ था। उसके नीचे लाला महावीर लौल की मड़ैया तो थी ही, खेलने के लिए भी खूब जगह थी, साफ सुथरी। वहाँ इमली की चियों और महुए के कोयनों से खेल होता और कबड्डी की पाली जमती। इसी तरह बचपन के सुहाने दिन बीत रहे थे, कभी लमी में तो कभी पिता के साथ कहीं और। उस कहीं और में ही एक जगह कजाकी नाम का एक डाक हरकारा उसकी जिंदगी में आया और हमेशा के लिए अपनी याद और अपना दाग। आज 40 साल गुजर गए, कहानी सन 1926 में लम्ही में बैठकर लिखी जा रही है। जबकि मुदर्रिसी के 23 तूफानी सालों की बेतहाशा भागम भाग के बाद लेखक उस जिंदगी को अलविदा कहकर फिर अपने बचपन के परिवेश में लौट आया है। कुछ सुस्ता रहा है और पुरानी स्मृतियां धीमी धीमी बयार की तरह आकर उसको सहला रही हैं, लेकिन कजाकी की मूर्ति अभी तक आंखों के सामने नाच रही है। मैं उन दिनों अपने पिता के साथ आजमगढ़ की एक तहसील में था। कजाकी जात का पासी था, बड़ा ही हंसमुख, बड़ा ही साहसी, बड़ा ही जिंदादिल। वह रोज शाम को डाक का थैला लेकर आता, रात भर रहता और सवेरे डाक लेकर चला जाता। शाम को फिर उधर से डाक लेकर आ जाता। जो ही 4 बजते व्याकुल होकर सड़क पर आकर खड़ा हो जाता और थोड़ी देर में कजाकी कंधे पर बल्लम रखे उसकी झुनझुनी बजाता, दूर से दौड़ता हुआ आता दिखलाई देता। वह सांवले रंग का गठीला लंबा जवान था। शरीर ऐसा सांचे में ढला हुआ कि चतुर मूर्तिकार भी उसमें कोई दोष न निकाल सकता। उसकी छोटी छोटी मूछें उसके सुडौल चेहरे पर बहुत ही अच्छी मालूम होती। मुझे देखकर वह और तेज दौड़ने लगता, उसकी झुनझुनी और जोर से बजने लगती और मेरे हृदय में और जोर से खुशी की धड़कन होने लगती। हर्षातिरेक में मैं भी दौड़ पड़ता और एक क्षण में कजाकी का कंधा मेरा सिंहासन बन जाता। संसार मेरी आंखों में तुच्छ हो जाता और जब कजाकी मुझे कंधे पर लिए हुए दौड़ने लगता, तब तो ऐसा मालूम होता मानो मैं घोड़े पर उड़ा जा रहा हूँ। थैला रखते ही वह हम लोगों को लेकर किसी मैदान में निकल जाता। कभी हमारे साथ खेलता, कभी बिरह गाकर सुनाता और कभी कहानियां सुनाता। उसे चोरी और डाके, मारपीट, भूत प्रेत की सैकड़ों कहानियां याद थीं। उसकी कहानियों के चोर और डाकू सच्चे योद्धा होते थे, जो अमीरों को लूटकर दीन दुखी प्राणियों का पालन करते थे। उस वक्त नवाब करीब 6 साल के थे। 8वें साल में उनकी पढ़ाई शुरू हो गई थी। ठीक वही पढ़ाई जिसका कायस्थ घरानों में चलन था, उर्दू फारसी। लमी से मील सवा मील की दूरी पर एक गांव है लालपुर। वहीं एक मौलवी साहब रहते थे जो पेशे से तो दर्जी थे मगर मदरसा भी लगाते थे। मुंशी जी ने अपनी कहानी चोरी में उस जमाने को खूब डूब डूब कर याद किया है। हाय बचपन, तेरी याद नहीं भूलती। वह कच्चा टूटा घर, वह पुआल का बिछौना, वह नंगे बदन, नंगे पांव, खेतों में घूमना, आम के पेड़ों पर चढ़ना, सारी बातें आंखों के सामने फिर रही हैं। चुमरौधे जूते पहनकर उस वक्त जितनी खुशी होती थी, अब फ्लेक्स के बूटों से भी नहीं होती। गर्म पनुए रस में जो मजा था वह अब गुलाब के शरबत में भी नहीं। चबेने और कच्चे बेरों में जो रस था वह अब अंगूर और खीरमोहन में भी नहीं मिलता। मैं अपने चचेरे भाई हलधर एक के साथ दूसरे गांव में एक मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाया करता था। मेरी उम्र 8 साल थी। हलधर वह अब स्वर्ग में निवास कर रहे हैं, मुझसे 2 साल जेठे थे। हम दोनों प्रातःकाल बासी रोटियां खा दोपहर के लिए मटर और जौ का चबेना लेकर चल देते थे। फिर तो सारा दिन अपना था। मौलवी साहब के यहाँ कोई हाजिरी का रजिस्टर तो था नहीं,
और ना गैर हाजिरी का जुर्माना ही देना पड़ता था। फिर डर किस बात का। कभी तो थाने के सामने खड़े सिपाहियों की कवायद देखते, कभी किसी भालू या बंदर नचाने वाले मदारी के पीछे पीछे घूमने में दिन काट देते, कभी रेलवे स्टेशन की ओर निकल जाते और गाड़ियों की बाहर देखते। गाड़ियों के समय का जितना ज्ञान हमको था उतना शायद टाइम टेबल को भी न था। रास्ते में शहर के एक महाजन ने एक बाग लगवाना शुरू किया था। वहां एक कुआं खुद रहा था, वह भी हमारे लिए दिलचस्प तमाशा था। बूढ़ा माली हमें अपनी झोपड़ी में बड़े प्रेम से बैठाता था। हम उससे झगड़ झगड़ कर उसका काम करते। कहीं बाल्टी लिए पौधों को सींच रहे हैं, कहीं खुरपी से क्यारियां गोड़ रहे हैं, कहीं कैंची से बेलों की पत्तियां छांट रहे हैं। हमसे काम लेता पर इस तरह मानो हमारे ऊपर कोई एहसान कर रहा है। जितना काम वो दिन भर में करता हम घंटे भर में निपटा देते। एक असल नाम बलभद्र, महावीर लाल के छोटे लड़के बलदेव लाल के छोटे भाई। जवानी में ही मर गए, मसूड़े में सुपारी फंस गई, वही नासूर बन गई। कभी कभी हम हफ्तों गैरहाजिर रहते, पर मौलवी साहब से ऐसा बहाना कर देते कि उनकी चढ़ी हुई त्योरियां उतर जाती। उतनी कल्पना शक्ति आज होती तो ऐसा उपन्यास लिख मारता कि लोग चकित रह जाते। अब तो ये हाल है कि बहुत सिर खपाने के बाद कोई कहानी सूझती है। खैर, हमारे मौलवी साहब दर्जी थे। मौलवीगिरी केवल शौक से करते थे। हम दोनों भाई अपने गांव की कुर्मी कुम्हारों से उनकी खूब बड़ाई करते थे, या कहिए कि हम मौलवी साहब के सफरी एजेंट थे। हमारे उद्योग से जब मौलवी साहब को कुछ काम मिल जाता था हम फूले नहीं समाते। जिस दिन कोई अच्छा बहाना न सूझता, मौलवी साहब के लिए कोई ना कोई सौगात ले जाते। कभी सेर, आज सेर फलियां तोड़ लीं तो कभी 10-5 ऊख, कभी जौ या गेहूं की हरी हरी बालें ले लीं। इन सौगातों को देखते ही मौलवी साहब का क्रोध शांत हो जाता। जब इन चीजों की फसल न होती तो हम सजा से बचने का कोई और ही उपाय सोचते। मौलवी साहब को चिड़ियों का शौक था। मकतब में श्यामा, बुलबुल, दहियल और चंडुलों के पिंजरे अटकते रहते थे। हमें सबक याद हो या ना हो, पर चिड़ियों को याद हो जाते थे। हमारे साथ ही वो भी पढ़ा करती थी। इन चिड़ियों के लिए बेसन पीसने में हम लोग खूब उत्साह दिखाते थे। मौलवी साहब सब लड़कों को पतंगे पकड़ लाने की ताकीद करते रहते थे। इन चिड़ियों को पतंगों से विशेष रुचि थी। कभी कभी हमारी बला पतंगों ही के सिर चली जाती थी। उनका बलिदान करके हम मौलवी साहब के रौद्र रूप को प्रसन्न कर लिया करते थे। भगवान को प्रसाद चढ़ाए बिना कब वरदान मिला है, और गुरु की सेवा बिना किसे विद्या आई है। पुराना कायदा तो कम से कम यही था। और भी बहुत सी खिदमतें अंजाम देनी होती होंगी। मसलन बकरी के वास्ते हरी हरी पत्तियां तोड़ लाना, बाजार जाकर सौदा सुलूफ ले आना, और हुक्का तर करने का तो जैसे जिक्र ही बेकार है। उसके बिना कभी किसी को कुछ भी आया है। पढ़ाई का तरीका वही पुराना रहा होगा, जो कि बाद के तमाम नए प्रयोगों के बावजूद शायद सबसे अच्छा था, यानी रटंत। गणित के मास्टर साहब पहाड़ा रटाते थे और दर्जे भर के लड़के झूम झूम कर संवेद गायन की तरह पहाड़ा रटते थे। 7 के 7, 7 दूनी 14, 7 तियां 21। संस्कृत के पंडित जी गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, रामः रामो रामा रटाते थे, और मौलवी साहब आमदनामा लेकर माझी और मजहूल, हाल और मुस्तकबिल, अम्र और नहीं के तमाम सींगों में सैकड़ों मजदरों और मुजारों की गिरदान करवाते थे। आमद आमदन आमदी आमदेद आमदम आमदिम, गोयद गोयंद गोई गोद गोयम गोयन। क्या अजब कि ये चीज़ मौलवी साहब के दहिलों और चालों की जबान पर लड़कों से पहले चढ़ जाती थी। जब आमदनामा पक्का हो जाता तब सादी की गुलिस्तां बोस्तां और करीमा मामुकीमा की बारी आती। फारसी पढ़ाने का यह कायदा आज सैकड़ों साल से दुनिया में चल रहा है। नवाब ने भी इसी कायदे से फारसी पढ़ी और चुहलबाजियां तो जो होनी थी होती रहीं। ताहम ऐसा लगता है कि मौलवी साहब ने नवाब की फारसी की जड़ काफ़ी मजबूत कर दी। उर्दू के बारे में कहा जाता है कि उर्दू पढ़ाई नहीं जाती, घलुए में आती है। पढ़ाई तो फारसी जाती है। जो भी बात हो, इसमें शक नहीं कि मौलवी साहब ने उनकी फारसी की बुनियाद खूब पक्की कर दी थी कि उस पर यह महल खड़ा हो सका। प्राइवेट तौर पर जब इंटर और बीए करने की नौबत आई, उस वक्त नवाब राय को यह तय करने में 1 मिनट नहीं लगा कि एक विषय ज़रूर फारसी होना चाहिए। इस तरह थोड़ा बहुत पढ़ते और सारे दिन मटगश्ती करते, खेलते कूदते मज़े में बीत रहे थे। और इन्हीं दिनों की बात है कि उन्होंने और हलधर बलभद्र ने मिलकर घर से 1 रुपया उड़ाया था। हम दोनों घर आए और डरते डरते अंदर कदम रखा। अगर कहीं इस वक्त तलाशी की नौबत आई तो फिर भगवान ही मालिक है। लेकिन सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे, कोई हमसे न बोला। हमने नाश्ता भी न किया, चबेना भी न लिया, किताब बगल में दबाई और मदरसे का रास्ता लिया। बरसात के दिन थे, आकाश पर बादल छाए हुए थे। हम दोनों खुश खुश मकतब चले जा रहे थे। हजारों मंसूबे बांधते थे, हजारों हवाई किले बनाते थे। ये अवसर बड़े भाग्य से मिला था, इसलिए रुपए को इस तरह खर्च करना चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा दिनों तक चल सके। उन दिनों 5 आने सेर बहुत अच्छी मिठाई मिलती थी, और शायद आज सेर मिठाई में हम दोनों अफर जाते। लेकिन यह ख्याल हुआ कि मिठाई खाएंगे तो रुपया आज ही गायब हो जाएगा। कोई सस्ती चीज़ खानी चाहिए जिसमें मज़ा भी आए, पेट भी भरे और पैसे भी कम खर्च हों। आखिर अमरूदों पर हमारी नज़र गई। हम दोनों राजी हो गए। 2 पैसे के अमरूद लिए। सस्ता समय था, बड़े बड़े 12 अमरूद मिले। हम दोनों के कुर्तों के दामन भर गए। जब हल्दर ने खटकिन के हाथ में रुपया रखा तो उसने संदेह से देखकर पूछा, रुपया कहाँ पाया लाला? चुरा तो नहीं लाए? जवाब हमारे पास तैयार था। ज़्यादा नहीं तो 2-3 किताबें पढ़ ही चुके थे। विद्या का कुछ कुछ असर हो चला था। मैंने झट से कहा, मौलवी साहब की फीस देनी है। घर में पैसे न थे तो चाचा जी ने रुपया दे दिया। मदरसे पहुंचे। हम अभी सब पढ़ ही रहे थे कि मालूम हुआ आज तालाब का मेला है, दोपहर से छुट्टी हो जाएगी। मौलवी साहब मेले में बुलबुल उड़ाने जाएंगे।
यह खबर सुनते ही हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। 12 आने तो बैंक में जमा ही कर चुके थे, 3:30 आने में मेला देखने की ठहरी। खूब बाहर रहेगी, मज़े से रेवड़ियाँ खाएंगे, गोलगप्पे उड़ाएंगे, झूले पर चढ़ेंगे और शाम को घर पहुंचेंगे। लेकिन मौलवी साहब ने एक कड़ी शर्त यह लगा दी थी कि सब लड़के छुट्टी के पहले अपना अपना सबक सुना दें। जो सबक न सुना सकेगा उसे छुट्टी न मिलेगी। नतीजा ये हुआ कि मुझे तो छुट्टी मिल गई, पर हलधर कैद कर लिए गए और कई लड़कों ने भी सबक सुना दिए थे। वे सभी मेला देखने चल पड़े। मैं भी उनके साथ हो लिया। पैसे मेरे ही पास थे, इसलिए मैंने हलधर को साथ लेने का इंतजार न किया। तय हो गया था कि वह छुट्टी पाते ही मेले में आ जाएं और दोनों साथ साथ मेला देखें। मैंने वचन दिया था कि जब तक वो न आएंगे एक पैसा भी खर्च न करूंगा, लेकिन क्या मालूम था कि दुर्भाग्य कुछ और ही लीला रच रहा है। मुझे मेला पहुंचे 1 घंटे से ज़्यादा गुजर गया। हलधर का कहीं पता नहीं। क्या अभी तक मौलवी साहब ने छुट्टी नहीं दी या रास्ता भूल गए? आंखें फाड़ फाड़ कर सड़क की ओर देखता था। अकेले मेला देखने में जी भी नहीं लगता था। ये संशय भी हो रहा था कि कहीं चोरी खुल तो नहीं गई और चाचा जी हलधर को पकड़कर घर तो नहीं ले गए। आखिर जब शाम हो गई तो मैंने कुछ रेवड़ियां खाईं और हलधर के हिस्से के पैसे जेब में रखकर धीरे धीरे घर चला। रास्ते में ख्याल आया, मकतब होता चलूं। शायद हलधर अभी वहीं हो, मगर वहां सन्नाटा था। हाँ, एक लड़का खेलता हुआ मिला। उसने मुझे देखते ही जोर से कहका मारा और बोला, बच्चा घर जाओ तो कैसी पड़ती है? तुम्हारे चचा आए थे, हलधर को मारते मारते ले गए हैं। अजी ऐसा तानकर घूंसा मारा कि मियाँ हलधर मुंह के बल गिर पड़े। यहाँ से घसीटते ले गए। तुमने मौलवी साहब की तनख्वाह दे दी थी, वह भी ले ली। अभी कोई बहाना सोच लो, नहीं तो बेभाव की पड़ेगी। मेरी सिट्टी पिट्टी भूल गई, बदन का लहू सूख गया। वही हुआ जिसका मुझे शक हो रहा था। पैर मन मन भर के हो गए। घर की ओर एक एक कदम चलना मुश्किल हो गया। देवी देवताओं के जितने नाम याद थे सभी की मानता मानी, किसी को लड्डू, किसी को पेड़े, किसी को बताशे। गांव के पास पहुंचा तो गांव के डीह का सुमिरन किया, क्योंकि अपने हल्के में डीह की लेकिन ज्यों ज्यों निकट आता दिल की धड़कन बढ़ती जाती थी। घटाएं उमड़ी आती थी। मालूम होता था आसमान फटकर गिरा ही चाहता है। देखता था लोग अपने अपने काम को छोड़ छोड़ भागे जा रहे हैं। गोर भी पूछ उठाए घर की ओर उछलते कूदते चले जाते हैं। चिड़ियां अपने घोंसले की ओर उड़ी चली आती थीं, लेकिन मैं उसी मंद गति से चला जाता था, मानो पैरों में शक्ति नहीं। जी चाहता था जोर का बुखार चढ़ाए या कहीं चोट लग जाए, लेकिन कहने से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता। बुलाने से मौत नहीं आती, बीमारी का तो कहना ही क्या। कुछ न हुआ और धीरे धीरे चले पर भी घर सामने आ ही गया। अब क्या हो। हमारे द्वार पर इमली का एक घना वृक्ष था। मैं उसी की आड़ में छिप गया कि जरा और अंधेरा हो जाए तो चुपके से घुस जाऊं और अम्मा के कमरे में चारपाई के नीचे जा बैठूं। जब सब लोग सो जाएंगे तो अम्मा से सारी कथा कह सुनाऊंगा। अम्मा कभी नहीं मारती। जरा उनके सामने झूठ मूठ रहूंगा तो वह और भी पिघल जाएंगी। रात कट जाने पर फिर कौन पूछता है। सुबह तक सबका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अगर ये मंसूबे पूरे हो जाते तो इसमें संदेह नहीं कि मैं बेदाग बच जाता। लेकिन वहां तो विधाता को कुछ और ही मंजूर था। मुझे एक लड़के ने देख लिया और मेराम की रट लगाते हुए सीधे मेरे घर में भागा। अब मेरे लिए कोई आशा न रही। लाचार घर में दाखिल हुआ तो सहसा मुंह से एक चीख निकल गई, जैसे मार खाया हुआ कुत्ता किसी को अपनी ओर आता देखकर भय से चिल्लाने लगता है। बरोठे में पिताजी बैठे थे। पिताजी का स्वास्थ्य इन दिनों कुछ खराब हो गया था। छुट्टी लेकर घर आए हुए थे। ये तो नहीं कह सकता उन्हें शिकायत क्या थी, पर वह मूंग की दाल खाते थे और संध्या समय शीशे के गिलास में एक बोतल में से कुछ उंडेल उंडेल कर पीते थे। शायद ये किसी तजुर्बेकार हकीम की बताई हुई दवा थी। दवाएं सब बसाने वाली और कड़वी होती हैं। ये दवा भी बुरी ही थी, पर पिताजी न जाने क्यों इस दवा को खूब मजा ले लेकर पीते थे। हम जो दवा पीते हैं तो आंखें बंद करके एक ही घूंट में गटक जाते हैं, पर शायद इस दवा का असर धीरे धीरे पीने में ही होता हो। पिताजी के पास गांव के 2-3 और कभी कभी 4-5 और रोगी भी जमा हो जाते और घंटों दवा पीते रहते थे। रोगियों की मंडली जमा थी। मुझे देखते ही पिता ने लाल लाल आंखें करके पूछा, कहाँ थे अब तक? मैंने दबी जबान से कहा, कहीं तो नहीं। अब चोरी की आदत सीख रहा है? बोल, तूने रुपया चुराया कि नहीं? मेरी जबान बंद हो गई। सामने नंगी तलवार नाच रही थी। शब्द भी निकलते हुए डरता था। पिताजी ने जोर से डांटकर पूछा, बोलता क्यों नहीं? तूने रुपया चुराया कि नहीं? मैंने जान पर खेल कर कहा। मैंने कहा। मुंह से पूरी बात भी न निकल पाई थी कि पिताजी विकराल रूप धारण किए। दांत पीसते झपट कर उठे और हाथ उठाए मेरी ओर चले। मैं जोर से चिल्लाकर रोने लगा, ऐसा चिल्लाया कि पिताजी भी सहम गए। उनका हाथ उठा ही रह गया। शायद समझे कि जब अभी से इसका ये हाल है तब तमाचा पड़ जाने पर कहीं इसकी जान ही न निकल जाए। मैंने जो देखा कि मेरी हिकमत काम कर गई तो और भी गला फाड़ फाड़ कर रोएगा। इतने में मंडली के 2-3 आदमियों ने पिताजी को पकड़ लिया और मेरी ओर इशारा किया कि भाग जा। बच्चे बहुधा ऐसे मौके पर और भी मचल जाते हैं और व्यर्थ मार खा जाते हैं। मैंने बुद्धिमानी से काम लिया, लेकिन अंदर का दृश्य इससे कहीं भयंकर था। मेरा तो खून सर्द हो गया। हलधर के दोनों हाथ एक खंभे से बंधे थे। सारी देह धूल धूसरित हो रही थी और वह अभी तक सिसक रहे थे। शायद वह आंगन भर में लोटे थे। ऐसा मालूम हुआ कि सारा आंगन उनके आंसुओं से भीग गया है। चाची हलधर को डांट रही थीं और अम्मा बैठी मसाला पीस रही थी। सबसे पहले मुझ पर चाची की निगाह पड़ी। बोली, लो, वो भी आ गया। क्यों रे, रुपया तूने चुराया था कि बोली, अगर इसने? उसी ने चुराया था तो मैंने तूने घर निशंक आकर होकर किसी से कहा, कहा क्यों "हलधर नहीं? ने।" अब झूठ बोले बगैर बचना मुश्किल था। मैं तो समझता हूं कि जब आदमी को जान का खतरा हो तो झूठ बोलना क्षम्य है।
हलधर मार खाने के आदी थे, दो चार घूंसे और पड़ने से उनका कुछ न बिगड़ सकता था। मैंने मार कभी ना खाई थी, मेरा तो दो चार घूंसों में ही काम तमाम हो जाता। फिर हलधर ने भी तो अपने को बचाने के लिए मुझे फंसाने की चेष्टा की थी। नहीं तो चाची मुझसे ये क्यों पूछती, रुपया तूने चुराया या हलधर ने? किसी भी सिद्धांत से मेरा झूठ बोलना इस समय स्तुत्य नहीं तो क्षम्य जरूर था। मैंने छूटते ही कहा, हलधर कहते थे किसी से बताया तो मार ही डालूंगा। अम्मा देखा, वही बात निकली ना। मैं तो कहती ही थी कि बच्चा की ऐसी आदत नहीं, पैसा तो वह हाथ से छूता ही नहीं, लेकिन सब लोग मुझे को उल्लू बनाने लगे। हल, मैंने तुमसे कब कहा था कि बतलाओगे? तो मारूंगा मैं वहीं तालाब के किनारे। तो थोड़ी सी पढ़ाई थी, ढेरों उछल कूद, चिबलेपन की इंतहा नहीं। कभी बंदर भालू का नाच है तो कभी आपस में ही घुड़दौड़ हो रही है। रामू, रघुनाथ, पृथ्वी, पदारथ, बांगुर, गोवर्धन और भी न जाने कितने पूरी फौज थी। 3 महीने मुआतिर आमों की ढेलेबाजी चलती। इतने कच्चे आम खाए जाते कि फसल भर चोपी लग लगकर मुंह फटका रहता। आम में जाली पड़ जाती तो फिर पना भी शुरू हो जाता। किसी के यहाँ से नमक आता, किसी के यहाँ से जीरा, किसी के यहाँ से हींग, किसी के यहाँ से नई हांडिया के लिए पैसा। फिर कोई हांडिया लाने चला जाता, बाकी लोग बांस की पत्ती बटोरने में लग जाते। पास ही भैंसवारी थी, फिर आग सुलगाई जाती, आम भुने जाते। पना बनाने का पूरा एक शास्त्र था, और इस शास्त्र के दो एक ही आचार्य थे। उनमें नवाब नहीं थे, पर हाँ हिस्सा लेने में सबसे आगे रहते थे। ये तो गर्मी का नक्शा था, जाड़े के दिनों में ढेरों ऊख तोड़ लाए। उसी में यह भी बाजी लगी हुई है कि ऊख की चेप कौन सबसे बड़ी निकाल सकता है। कभी कोल्हाड़े में चले गए जहां गुड़ बन रहा होता, वहां पनुए रस से जो खोई को फिर से पानी में भिगोकर तैयार किया जाता है, तभी एक टर्की या कच्चा गुड़ लेकर दांत से उसके लड़ने का मजा देखा। गुड़ से मुंशी जी को बेहद प्रेम है, गुड़ मिठाइयों का बादशाह है। सारी जिंदगी गुड़ का यह प्रेम इसी तरह बना रहा। खाने के साथ थोड़ा सा गुड़ जरूरी था। गुड़ की चोरी का एक निहायत दिलचस्प किस्सा अपने बचपन का मुंशी जी ने होली की छुट्टी में सुनाया है। अम्मा 3 महीने के लिए अपने मायके या मेरी ननिहाल गई थीं, और मैंने 3 महीने में एक मन गुड़ का सफाया कर दिया था। यही गुड़ के दिन थे। नाना बीमार थे, अम्मा को बुला भेजा था। मेरा इम्तिहान पास था, इसलिए मैं उनके साथ न जा सका। जाते वक्त उन्होंने एक मन गुड़ लेकर एक मटके में रखा और उसके मुंह पर एक सकोरा रखकर मिट्टी से बंद कर दिया। मुझे सख्त ताकीद कर दी कि मटका ना खोलना। मेरे लिए थोड़ा सा गुड़ एक हांडी में रख दिया था। वो हांडी मैंने एक हफ्ते में सफाचट कर दी। सुबह को दूध के साथ गुड़, दोपहर को रोटियों के साथ गुड़, तीसरे पहर दानों के साथ गुड़, रात गुड़। यहाँ तक जायज़ खर्च था, जिस पर अम्मा को भी कोई एतराज ना हो सकता। मगर स्कूल से बार बार पानी पीने के बहाने घर में आता और दो एक पिंडियाँ निकाल कर रख लेता। उसकी बजट में कहाँ गुंजाइश थी। और मुझे गुड़ का कुछ ऐसा चस्का पड़ गया कि हर वक्त वही नशा सवार रहता। मेरा घर में आना गुड़ के सिर शामत आना था। एक हफ्ते में हाड़ी ने जवाब दे दिया, मगर मटका खोलने की सख्त मनाही थी, और अम्मा के घर आने में अभी पौने 3 महीने बाकी थे। एक दिन तो मैंने बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे सब्र किया, लेकिन दूसरे दिन एक आह के साथ सब जाता रहा, और मटके की एक मीठी चितवन के साथ होश रुखसत हो गया। फिर तो इस 2 अंगुल की जीभ गुड़ तो ने खा क्या रहे हो, क्या ना मगर सोचा बरसात में है। सारा शरीर सड़ जाएगा, गंधक का मलहम लगाए घूमोगे, कोई तुम्हारे पास बैठना भी ना पसंद करेगा। कसमें खाता विद्या की, माँ की, स्वर्गीय पिता की, गौ की, ईश्वर की। कुछ भी काम ना आया तो बड़े भक्ति भाव से ईश्वर से प्रार्थना की, भगवान ये मेरा चंचल लोभी मन मुझे परेशान कर रहा है, मुझे शक्ति दो कि उसको वश में रख सकूं। मुझे अष्टधातु की लगाम दो जो उसके मुंह में डाल दो। मगर सब बेसूद। कोठरी में ताला लगाकर एक बार उसकी चाबी दीवार की संधि में डाल दी जाती है और दूसरी बार कुएं में फेंक दी जाती है, मगर तब भी रिहाई नहीं मिलती, और वह मन भर का मटका पेट में समा जाता है। इस तरह की दिलचस्पियों की नवाब को कुछ कमी ना थी। कभी दो चार लोग जाकर पोखरी से मछली मार लाए और भून कर खा गए, और कभी इमली के नीचे चटाचट गुली की चोटें होती। चिये से ताक जूस, चितपट होता, जो कि तकदीर के चितपट से रत्ती भर घटकर नहीं था, क्योंकि उसमें भी बावता खजाने जीते और हारे जाते। कोई दरिद्र हो जाता, कोई मालामाल हो जाता, मतलब ये कि दिलचस्पी के सामानों की कुछ कमी न थी। और हाँ, दादी से कहानी सुनी जाती और झगड़ा होता कि कहानी कहते समय दादी का मुंह भैया बलभद्र की तरफ क्यों हो जाता है। इस तरह माँ और दादी के लाड़ प्यार में लिपटे हुए दिन बड़ी मस्ती में बीत रहे थे, जबकि आसमान से इस बच्चे का इतना सुख न देखा गया। और उसी साल माँ ने बिस्तर पकड़ लिया। मुंशी अजायब लाल की ही तरह वह भी संग्रहणी की पुरानी मरीज थी। इस बार का हमला जानलेवा साबित हुआ। मुंशी अजायब लाल उन दिनों इलाहाबाद में थे, और वहीं नवाब की माँ बीमार पड़ी। 6 महीने बीमार रहीं। नवाब तब 8वें साल में चल रहा था, और उसकी बहन सुग्गी 14-15 की थी। उसी साल उसका ब्याह मिर्जापुर के पास लाहौली नाम के गांव में हुआ था। गौना भी हो गया था। माँ के मरने के 8-10 रोज पहले आई। दादी भी आई, जो कि लम्ही में रहती थी। नवाब माँ के सिरहाने बैठा पंखा झलता रहता, और उसके चचे बड़े भाई बलदेव लाल, जो 20 बरस के नौजवान थे और एक अंग्रेज के यहाँ टेनिस की गोली उठाने पर नौकर थे, दवा दारू के इंतजाम में रहते। काफ़ी इलाज हुआ, लेकिन व्यर्थ। नवाब के 8वें साल में वह चल बसी, और उसी दिन वह नवाब, जिसे माँ पान के पत्ते की तरह फेरती थी, बिठाना लगाकर घर से निकलने देती थी।
और आंचल में छिपाए फिरती थी, कभी सर्दी से, कभी गर्मी से, कभी सिहाने वालों की डीठ से। देखते देखते सयाना हो गया। अब उसके सर पर तपता हुआ नीला आकाश था, नीचे जलती हुई भूरी धरती थी। पैरों में जूते न थे, बदन पर साबित कपड़े न थे। इसलिए नहीं कि यकबैक पैसे का टोटा पड़ गया, बल्कि इसलिए कि इन सब बातों की फिक्र रखने वाली माँ की आंखें मुंद गई थीं। बाप यूं भी कब माँ की जगह ले पाता है, उस पर से वह काम के बोझ से दबे रहते। उनके पैर में चक्कर तो जैसे था ही, हर साल 2 साल 6 महीने में उनका तबादला होता रहता। कभी बाना तो कभी बस्ती, कभी गोरखपुर तो कभी कानपुर, कभी इलाहाबाद तो कभी लखनऊ, कभी जीएनपुर तो कभी बड़हलगंज। किसी एक जगह जमकर रहने न पाते, ऊपर से काम का बोझ, खासी परेशान जिंदगी थी। बेटे को उनके साथ की उनकी दोस्ती की भी जरूरत हो सकती है, इसके लिए न तो उनके पास समझ थी और न समय। कज़ाकी में लेखक ने शायद अपनी ही बात बच्चे के मुंह से कहलवाई है। बाबूजी बड़े गुस्सेवर थे, उन्हें काम बहुत करना पड़ता था, इसी से बात बात पर झुंझला पड़ते थे। मैं तो उनके सामने कभी आता ही न था, वह भी मुझे कभी प्यार ना करते थे। घर में वो केवल 2 बार घंटे घंटे भर के लिए भोजन करने आते थे, बाकी सारे दिन दफ्तर में लिखा करते थे। उन्होंने बार बार एक सहकारी के लिए अफसरों से विनय की थी, पर इसका कुछ असर न हुआ था। यहाँ तक कि तातील के दिन भी बाबूजी दफ्तर ही में रहते थे। बाबूजी मुझे प्यार तो कभी ना करते थे, पर पैसे खूब देते थे। शायद अपने काम में व्यस्त रहने के कारण मुझसे प्यार, पिंड छुड़ाने दोस्ती, के लिए इसी संग नुस्खे साथ को नवाब सबसे को जो आसान कुछ समझते मिलता थे। अपनी माँ से मिलता। भले पैसे का नाम सुनते ही उनकी त्योरियां बदल जाती हों। सो माँ अब नहीं रही। माँ जैसा ही कुछ प्यार बड़ी बहन से मिलता था, वह अपने घर चली गई। नवाब की दुनिया घर के नाते सूनी हो गई। पिताजी का तो वही हाल था। थके मांदे शाम को घर लौटते और बोतल लेकर बैठ जाते। पीते अपनी मात्रा भरी थे, मगर हर शाम पीते थे। एक छोटी सी गिलसिया थी, वही उनका नपना था। सूनी दुनिया में बराबर कौन रह सकता है। जिंदगी खुद उसे भरने का उपाय कर देती है, जैसे कि हर घाव वो भर देती है। बुढ़े स्मृतियों की बैसाखी लेकर चलने लगते हैं और गुजरे वक्तों के प्रेत आकर उनकी दुनिया को भर देते हैं। नवाब तो अभी बच्चा था, बहुत ही शरीर, बहुत ही खिलमरा, और सारी जिंदगी उसके सामने पई थी। पत्नी के मरने के कुछ ही दिन बाद मुंशी अजायब लाल बीमार पड़े। ठीक होने भी न पाए थे कि फिर तबादले का हुक्म आया। नई जगह, सूने घर में नवाब को ले जाना पागलपन होता, इसलिए नवाब को फिर लम्हे में ही रखने की ठहरी। इलाहाबाद से चलने लगे तो उन्होंने बलदेव से भी साथ आने को कहा, पर बलदेव साथ नहीं आए। कुछ ही वक्त बाद उनके साहब की, जो डाकतार विभाग का कोई बड़ा अफसर था, इंदौर की बदली हुई। वो बलदेव लाल को भी, जो मुंशी अजायब लाल के चले जाने के बाद उसी के यहाँ रहते थे, अपने साथ इंदौर लेता गया और उन्हें तार का लाइंसमैन बनवा दिया। वह 15 बरस इंदौर में रह आए और घर का मुंह नहीं देखा। बात को अपने छोटे भाई बलभद्र को भी उन्होंने अपने पास बुलाकर अपने ही समान लाइंसमैन बनवा दिया, पर बलभद्र कच्ची उम्र में ही चल बसे। नवाब की अब फिर अपनी वही पुरानी दुनिया थी, वही मौलवी साहब और वही खेत मैदान, ऊख मटर, आम इमली, दौड़ भाग, गुल्ली गोली। फर्क बस इतना था कि सर पर अब और भी कोई न था। माँ तो कभी किसी काम के लिए रोकती थीं, डांटती भी थीं, दादी तो बस लाड़ करती थीं। कुछ तो शायद इसलिए भी कि माँ अभी हाल में ही मरी थी। उस गम को बच्चा अगर खेल कूद में भूल जाए। लिहाजा जैसे जैसे समय बीतता गया, उम्र के साथ साथ आवारगी भी बढ़ती गई। 2 बरस बाद पिता ने फिर ब्याह कर लिया था, लेकिन उससे नवाब का अकेलापन न घटना था न घटा, और वह अलग अपनी दुनिया में घूमता रहा, खेलता रहा, दादी से कहानी सुनता रहा। किसी कदर वह एक जंगली पौधे की बाढ़ थी, बिल्कुल निर्बाध, उन्मुक्त। इसे उसका अच्छा पहलू कह सकते हैं, लेकिन कुछ बुरा पहलू भी था। 12-13 बरस की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उसे सिगरेट बीड़ी का चस्का लग चुका था, और अपने ही शब्दों में उन बातों का ज्ञान हो गया था जो कि बच्चों के लिए घातक है। बिना माँ के बच्चे का ऐसा ही हाल होता है। न हो तो अचरज की बात है। पता नहीं माँ का प्यार किस रहस्यपूर्ण ढंग से बच्चे का परिष्कार किया करता है। दोनों में से किसी को पता नहीं चलता, पर वो छाया अपना काम करती रहती है। वह प्यार छिन जाए, सर पर से वह हाथ हट जाए तो एक ऐसी कमी महसूस होती है जो बच्चे को अंदर से तोड़ देती है, और उसके साथ ही बहुत से सांचे, बहुत सी मूर्तियां जाती हैं जिनको बनाने में बरसों लगे थे। ये कमी कितनी गहरी, कितनी तड़पाने वाली रही होगी, जो सारी जिंदगी यह आदमी उससे उबर नहीं सका, और वो टीस बराबर पहाड़ों से टकराने वाली सारस की आवाज की तरह उसकी नसों में गूंजती रही। बार बार उसने ऐसे पात्रों की सृष्टि की जिनकी माँ 7-8 साल की ही उम्र में जाती रही, और फिर दुनिया सूनी हो गई। कर्मभूमि में अमरकांत कहता है, जिंदगी की वह उम्र जब इंसान को मोहब्बत की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, बचपन है। उस वक्त पौधे को तरी मिल जाए तो जिंदगी भर के लिए उसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं। उस वक्त खुराक न पाकर उसकी जिंदगी खुश्क हो जाती है। मेरी माँ का उसी जमाने में देहांत हुआ, और तब से मेरी रूह को खुराक नहीं कुछ मिली। नहीं बदली, वही उल्टे भूख उसका मेरी अकेलापन जिंदगी। और बढ़ गया, क्योंकि अब वो दादी के साथ लम्हे में नहीं, बल्कि अपनी नई माँ के साथ गोरखपुर में रह रहा था, और पिता को बेटे की ओर ध्यान देने का और भी कम समय मिल रहा था। शायद अपनी कुछ उसी मदशा को उन्होंने कर्मभूमि में यूं व्यक्त किया है। समरकांत ने मित्रों के कहने सुनने से दूसरा विवाह कर लिया था। उस 7 साल के बालक ने नई माँ का बड़े प्रेम से स्वागत किया, लेकिन उसे जल्द मालूम हो गया कि उसकी नई माँ उसकी जिद और शरारतों को उस क्षमा दृष्टि से नहीं देखती जैसे उसकी माँ देखती थी। वो अपनी माँ का अकेला लाडला था, बड़ा जिद्दी, बड़ा नटखट, जो बात मुंह से निकल जाती उसे पूरा करके ही छोड़ता। नई माताजी बात बात पर डांटती थी, यहाँ तक कि उसे माता से द्वेष हो गया।
जब बात को वह मना करती उसे अदबदाकर करता। पिता से भी ढीठ हो गया। पिता और पुत्र में स्नेह का बंधन न रहा। यह मन स्थिति ठीक वह थी जिसमें नवाब के बिल्कुल बहक जाने का पूरा सामान था। लेकिन प्रकृति जैसे अपने और तमाम जंगली फूल पौधों को नष्ट होने से बचाती है, जिनकी सेवा टहल के लिए कोई माली नहीं होता, उसी तरह इस आवारा छोकरे को भी बचा रही थी। उसको बचाने के लिए उसने ढंग भी ऐसा ही अख्तियार किया जो उसकी प्रतिभा के अनुकूल था। बस एक हल्का सा मोड़ दे दिया। आवारागर्दी अब भी चल रही थी, मगर मोटी मोटी किताबों के पन्नों में, जिनका रस छन छन कर उसके भीतर के किस्सागों को खुराक पहुंचा रहा था। जो भूख उसके भीतर न जाने कब से, शायद जन्म से ही पल रही थी। जैसे दादी की कहानियों ने और उकसा दिया था, अब नवाब खुद उसके लिए खुराक जुटा रहा था। और इस तरह फिर वह आवारागर्दी आवारागर्दी ना रह गई। गुल्ली डंडे और मटरगश्ती की जगह तिलिस्म और अयारी की मोटी मोटी किताबों ने ले ली। ऐसी की पूरी एनसाइक्लोपीडिया समझ लीजिए। एक आदमी तो अपने 60 वर्ष के जीवन में उनकी नकल भी करना चाहे तो नहीं कर सकता, रचना तो दूर की बात है। यह मौलाना फैजी के तिलिस्मे होशरूबा की तारीफ है, जिसके 2500 पन्ने 13 साल के नवाब ने 2-3 बरस के दौरान में पढ़े और भी न जाने कितना कुछ चाट डाला। जैसे रेनाल्ड की मिस्ट्रीज ऑफ द कोर्ट ऑफ लंदन की 2500 किताबों के उर्दू तर्जुमे, मौलाना सज्जाद हुसैन की हास्य कृतियाँ, उमरावजान अदा के लेखक मिर्जा रसवा और रतननाथ सरशार के ढेरों किस्से। उपन्यास खत्म हो गए तो पुराणों की बारी आई। नवल किशोर प्रेस ने बहुत से पुराणों के उर्दू अनुवाद छापे थे, उन पर टूट पड़े। कोई पूछे कि इतनी सब किताबें इस लड़के को मिलती कहाँ थीं? रीति पर एक बुकसेलर बुद्धिलाल नाम का रहता था। मैं उसकी दुकान पर जा बैठता था और उसके स्टॉक से उपन्यास ले लेकर पढ़ता था। मगर दुकान पर सारे दिन तो बैठ न सकता था, इसलिए मैं उसकी दुकान से अंग्रेजी पुस्तकों की कुंजियां और नोट्स लेकर अपने स्कूल के लड़कों के हाथ बेचा करता था और उसके मुआवजे में दुकान से उपन्यास घर लाकर पढ़ता था। 2-3 वर्षों में मैंने सैकड़ों ही उपन्यास पढ़ डाले होंगे। गरज के बाद में, बहुत बाद में, कुछ दोस्तों ने उन्हें किताबी कीड़ा का जो लक़ब दिया था, उसका यह पूर्वाभास था। इससे हल्का एक पूर्वाभास तो अब से 3 बरस पहले मिला, जब पिताजी की शादी के मौके पर नवाब ने लोगों की दिल बस्तगी के लिए या बैतबाजी की प्रतियोगिता में, जो कि कायस्थों की शादी में न तब कोई अनहोनी चीज थी न अब है, इतनी गजलें सुनाई थीं कि घराती बराती सब दंग रह गए। उस वक्त नवाब मिशन स्कूल में 8वीं जमात में पढ़ते थे, जो तीसरा दर्जा कहलाता था। लेकिन गोरखपुर वह शायद उसके भी 2 बरस पहले पहुंच गए थे और उनकी अंग्रेजी पढ़ाई रावत पाठशाला में शुरू हुई। उन दिनों उनकी नई माँ के भाई विजय बहादुर भी वहीं रहते थे। उनसे नवाब की बहुत बनती थी, उम्र भी लगभग एक ही थी। अक्सर दोनों बालिमिया के मैदान में निकल जाते और पतंगों के पेंच देखते। नई माँ का पहला बच्चा गुलाब राय तब 1.5-2 साल का था और मुमकिन है कि उसकी आमद ने 2 बरस घर बाद से नवाब उनके का दूसरे लगाव और कम बच्चे कर दिया। महताब का जन्म हुआ। जहाँ तक नवाब की बात है, उसको घर से यूं ही बहुत कम मतलब था और अब तो उसके पास होश उड़ा देने वाले तलिस्मों की अलग अपनी एक दुनिया थी और हातिम तई और चहार दरवेश जैसे संगी साथी थे, जिनके संग संग वह कभी भेष बदलकर अंधेरे तहखानों में घुसता था और अक्सर जंगलों व रेगिस्तानों में भटकता फिरता था। पढ़ाई का यह हाल था तो कैसे मुमकिन था कि कुछ लिखने का भी ख्याल नवाब के दिल में न आता, जबकि बीज पहले से ही मौजूद था। लेकिन बड़े आश्चर्य की और काफी गहरे आशय की बात है कि 13 साल का नवाब जब लिखने बैठा तो उसने तलिस्म और अयारी की राह नहीं पकड़ी, बावजूद उन सैकड़ों किताबों के जिन्हें वह घोल कर पी चुका था और जो निश्चय ही उसके दिमाग पर छाई रही होंगी। कोई ताकत जो खुद उससे बड़ी थी, उसका हाथ पकड़कर उसे सामाजिकता के उस रास्ते पर ले गई जिसे भविष्य में उसका अपना खास रास्ता बनना था, जिसे अपने पैरों से रौंद रौंद कर उसने पक्का किया, जिस पर उसके पैरों के गहरे निशान हैं जो जल्द मिटने वाले नहीं हैं। शुरू की कुछ कहानियों में सामाजिकता के साथ साथ कहानी के ढांचे में यह तलिस्मी आयारी रंग भी थोड़ा बहुत बोला, मगर उसकी पहली रचना, जो उसका परिचय पत्र था, इस चीज से कतई पाक है। वह रचना, उसकी पहली रचना, जिसे शायद चिराग अली के सुपुर्द कर दिया गया, अपने तरह की एक बेजोड़ चीज थी जिस पर शायद किसी अच्छे लेखक को भी शर्म न आती। उसके रचे जाने की कहानी खुद मुंशी जी ने बहुत रस ले लेकर कही है। मेरे एक नाते के मामू एक कभी कभी हमारे यहाँ आया करते थे। अधेड़ हो गए थे, लेकिन अभी तक बिन ब्याहे थे। पास में थोड़ी सी जमीन थी, मकान था, लेकिन घर के बिना सब कुछ सूना था। इसीलिए घर पर जीना लगता था। नातेदारियों में घूमा करते थे और सबसे यही आशा रखते थे कि कोई उन ब्याह करा दे। इसके लिए 100-200 खर्च करने को भी तैयार थे। क्यों उनका विवाह नहीं हुआ, यह आश्चर्य था। अच्छे खासे हृष्ट पुष्ट आदमी थे, बड़ी बड़ी मूछें, औसत कद, सांवला रंग, गांजा पीते थे, इससे आंखें लाल रहती थीं। अपने ढंग के धर्मिष्ठ भी थे, शिवजी को रोजाना जल चढ़ाते थे और मांस मछली नहीं खाते थे। एक नाम छिपा गए हैं। सुनते हैं कि ये मुंशी रूपनारायण नाम के एक सज्जन थे, विजय बहादुर फुफेरे भाई। आखिर एक बार उन्होंने भी वही किया जो बिन ब्याहे लोग अक्सर किया करते हैं। एक चमारिन के नयन बाणों से घायल हो गए। वो उनके यहाँ गोबर पाथने, बैलों को सानी पानी देने और इसी तरह के दूसरे फुटकर कामों के लिए नौकर थी। जवान थी, छबीली थी। मामू साहब का त्रिषित हृदय मीठे जल की धारा देखते ही फिसल पड़ा। बातों बातों में उससे छेड़छाड़ करने लगे। वह इनके मन का भाव ताड़ गई, ऐसी अल्लड़ न थी, और नखरे करने लगी। केशों में तेल भी पड़ने लगा, चाहे सरसों का ही क्यों ना हो। आंखों में काजल भी चमका, ओठों पर मिस्सी भी आई और काम में ढिलाई भी शुरू हुई। कभी दोपहर को आई और झलक दिखाकर चली गई,
कभी सांझ को आई और एक तीर चलाकर चली गई। बैलों को सानी पानी मामू साहब खुद दे देते, गोबर दूसरे उठा ले जाते। युवती से बिगड़ते क्यों कर, वहां तो अब प्रेम उदय हो गया था। होली में उसे प्रथानुसार एक साड़ी दी, मगर अब की गजी की साड़ी न थी, खूबसूरत सी 2.25 रुपए की चुंदरी थी। होली की त्योहारी भी मामूल से चौगुनी कर दी, और ये सिलसिला यहाँ तक बढ़ा कि वह हमारे ही घर की बड़े आदमी हैं तो हुआ करें, क्या किसी की इज्जत लेंगे। एक नाला के बाप थे कि कभी किसी महरिया की ओर आंख उठाकर न देखा, हालांकि यह सरासर गलत था। और एक ये है कि नीच जात की बहु बेटियों पर भी डोरे डालते हैं। समझाने बुझाने का मौका न था, समझाने से लाला मानेंगे तो ही उल्टे और कोई मामला खड़ा कर देंगे। इनके कलम घुमाने की तो देर है, इसलिए निश्चय हुआ कि लाला साहब को ऐसा सब देना चाहिए कि हमेशा के लिए याद हो जाए। इज्जत का बदला खून से ही चुकता है, लेकिन मरम्मत से भी कुछ उसकी पुरौती हो ही सकती है। दूसरे दिन शाम को जब चंपा मामू साहब के घर आई तो उन्होंने अंदर का द्वार बंद कर दिया। महीनों के असमंजस, हिचक और धार्मिक संघर्ष के बाद आज मामू साहब ने अपने प्रेम को व्यावहारिक रूप देने का निश्चय किया था। चाहे कुछ हो जाए, कुल मर्जाद रहे या जाए, बाप दादा का नाम रुए या उतराए। उधर चमारों का जत्था ताक में था ही, इधर किवाड़ बंद हुए, उधर उन्होंने खटखटाना शुरू किया। पहले तो मामू साहब ने समझा कोई असामी मिलने आया होगा, किवाड़ बंद पाकर लौट जाएगा। लेकिन जब आदमियों का शोरगुल सुना तो घबराए। जाकर किवाड़ों की दराज से झांका, कोई 20-25 चमार लाठियां लिए द्वार रोके खड़े किवाड़ों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अब करें तो क्या करें, भागने का कोई रास्ता नहीं, चंपा को कहीं छुपा नहीं सकते। समझ गए कि शामत आ गई। आशिकी इतनी जल्द गुल खिलाएगी ये क्या जानते थे। नहीं, इस चमारिन पर दिल को आने ही क्यों देते। उधर चंपा इन्हीं को कोस रही थी, तुम्हारा क्या बिगड़ेगा, मेरी तो इज्जत लुट गई, घर वाले मोड़ ही काट कर छोड़ेंगे। कहती थी अभी किवाड़ ना बंद करो, हाथ पांव जोड़ती थी, मगर तुम्हारे सिर पर तो भूत सवार था, लगी मुंह में कालिक की नहीं। मामू साहब बेचारे इस कूचे में कभी ना आए थे। कोई पक्का खिलाड़ी होता तो 100 उपाय निकाल लेता, लेकिन मामू साहब की तो जैसे सिट्टी पिट्टी भूल गई। बरौठे में थर थर कांपते हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए खड़े थे, कुछ न सूझता था। और उधर द्वार पर कोलाहल बढ़ता जा रहा था, यहाँ तक कि सारा गांव जमा हो गया। मामन, ठाकुर, कायस्थ सभी तमाशा देखने और हाथ की खुजली मिटाने आ पहुंचे। इससे ज्यादा मनोरंजक और स्फूर्तिवर्धक तमाशा और क्या होगा कि एक मर्द और एक औरत को साथ घर में बंद पाया जाए। बढ़ई बुलाया गया, किवाड़ फाड़े गए और मामू साहब भूसे की कोठरी में छिपे हुए मिले। चंपा आंगन में खड़ी रो रही थी, द्वार खुलते ही भागी। कोई उससे नहीं बोला। मामू साहब भागकर कहाँ जाते, वह जानते थे उनके लिए भागने का रास्ता नहीं है। मार खाने के लिए तैयार बैठे थे। मार पड़ने लगी और बेभाव की पड़ने लगी। जिसके हाथ जो कुछ लगा, जूता, छड़ी, छाता, लात, घूंसा, सभी अस्त्र चले। यहाँ तक कि मामू साहब बेहोश हो गए और लोगों ने उन्हें मुर्दा समझकर छोड़ दिया। अब इतनी दुर्गत के बाद वह बच भी गए तो गांव में नहीं रह सकते और उनकी जमीन पट्टीदारों के हाथ आएगी। 1 महीने तक तो वह हल्दी और गुड़ पीते रहे। जो ही चलने फिरने लायक हुए, हमारे यहाँ आए। अपने गांव वालों पर डाके का इस्तगासा दायर करना चाहते थे। अगर उन्होंने कुछ दीनता दिखाई होती तो शायद मुझे हमदर्दी हो जाती, लेकिन उनका वह दमखम था। मुझे खेलते या उपन्यास पढ़ते देख बिगड़ना और रोब जमाना और पिताजी से शिकायत करने की धमकी देना, यह अब मैं क्यों सहने लगा। अब तो मेरे पास उन्हें नीचा दिखाने के लिए काफी मसाला था। आखिर एक दिन मैंने यह सारी दुर्घटना नाटक के रूप में लिख डाली और अपने मित्रों को सुनाई। सब के सब खूब हंसे। मेरा साहस बढ़ा। मैंने उसे साफ साफ लिखकर वह कापी मामू साहब के सिरहाने रख दी और स्कूल चला गया। फिर भला मामू साहब कैसे टिक जाते। अपना बोरिया, और अब शायद पहली बार उन्हें अपने भीतर की इस नई शक्ति की चेतना हुई जो मारपीट कर सकने से कहीं ज्यादा भयंकर थी। जो काम लाठी डंडे से नहीं हो सकता, वह काम यह कलम कर सकता है। मैं कमजोर हूं तो क्या, ये एक बड़ा हथियार मुझे मिल गया। अब कोई मुझे सताकर तो देखे, मैं उसे कैसी मिट्टी पलीत करता हूँ। ऐसी मार मारूंगा कि पानी भी मांगते नहीं बनेगा। किसी की खिल्ली उड़ाकर उसका पानी जितनी अच्छी तरह उतारा जा सकता है, उतना किसी और तरह नहीं। ये एक अच्छी चीज मिली, मैं क्या जानता था। अब मैं इसी को अपनी ढाल तलवार बनाऊंगा। यह नवाब के साहित्यिक जीवन का पहला पाठ था, जिसे वह कभी नहीं भूला। और न शायद एक बार मामू साहब की छीछालेदर करने से उसका जी भरा, क्योंकि 40 बरस बाद गोदान की सिलिया और मातादीन के रूप में चंपा और मामू साहब फिर जी उठे। इससे बिल्कुल अलग, इसी जमाने का एक स्मरणीय जीवन अनुभव वह है जिसकी कहानी उन्होंने बरसों बाद बड़ी हजरत के साथ रामलीला में कही। कहते हैं इधर एक मुद्दत से रामलीला देखने नहीं गया। बंदरों के भद्दे चेहरे लगाए, आधी टांगों का पाजामा और काले रंग का ऊंचा कुर्ता पहने आदमियों को दौड़ते हु करते देखकर अब हंसी आती है। लेकिन एक जमाना वह था जब मुझे भी रामलीला में आनंद आता था। आनंद तो बहुत हल्का शब्द है, उन्माद कहना चाहिए। संयोगवश उन दिनों मेरे घर से बहुत थोड़ी दूरी पर रामलीला का मैदान था, शायद बाले मियाँ या लाल डिग्गी का मैदान। और जिस घर में लीला पात्रों का रूप रंग भरा जाता था, वह तो मेरे घर से बिल्कुल मिला हुआ था। 2 बजे दिन से पात्रों की सजावट होने लगती थी। उनकी देह में रामरच पीसकर पोती जाती, मुंह में पाउडर लगाया जाता और पाउडर के ऊपर लाल हरे नीले रंग की बुनकियां लगाई जाती थीं। सारा माथा, भवें, गाल, ठोड़ी बुनकियों में रच उठती थी। एक ही आदमी इस काम में कुशल था, वही बारी बारी से तीनों पात्रों का श्रृंगार करता था। रंग की प्यालियों में पानी लाना, रामरस पीसना, पंखा झलना मेरा काम था। निषाद, नौका, लीला का दिन था।
मैं 2 बार लड़कों के बहकाने में आकर गुल्ली डंडा खेलने लगा था, श्रृंगार देखने न गया। विमान भी निकला, पर मैंने खेलना न छोड़ा। मुझे अपना दांव लेना था। अपना दांव छोड़ने के लिए उससे कहीं बढ़कर आत्मत्याग की जरूरत थी, जितना मैं कर सकता था। अगर दांव देना होता तो मैं कब का भाग खड़ा होता, लेकिन पदाने में कुछ और ही बात होती है। खैर, दांव पूरा हुआ। अगर मैं चाहता तो धांधली करके 10-5 मिनट और पदा सकता था, इसकी काफी गुंजाइश थी। लेकिन अब इसका मौका न था। मैं सीधे नाले की तरफ दौड़ा। विमान जल तट पर पहुंच चुका था। मैंने दूर से देखा मल्ला किश्ती ले रहा है। दौड़ा, लेकिन आदमियों की भीड़ में दौड़ना कठिन था। आखिर जब मैं भीड़ हटाता, प्राणपण से आगे बढ़ता घाट पर पहुंचा, तो निषाद अपनी नौका खोल चुका था। मेरी कितनी श्रद्धा थी। अपने पाठ की चिंता न करके उन्हें पढ़ा दिया करता था, जिसमें वह फेल न हो जाए। मुझसे उम्र ज्यादा होने पर भी वो नीची कक्षा में पढ़ते थे, लेकिन वही रामचंद्र नौका पर बैठे इस तरह मुंह फेरे चले जाते थे, मानो मुझसे जान पहचान ही नहीं। रामलीला समाप्त हो नकल गई में थी। भी असल की राजगद्दी राजगद्दी शुरू होने हो रही वाली है। थी, पर न जाने क्यों देर हो रही थी। शायद चंदा कम वसूल हुआ था। रामचंद्र की इन दिनों कोई बात भी ना पूछता था। न घर ही जाने की छुट्टी मिलती थी, न भोज का ही प्रबंध होता था। चौधरी साहब के यहाँ से एक सीधा कोई 3 बजे दिन को मिलता था, बाकी सारे दिन कोई पानी को भी नहीं पूछता। लेकिन मेरी श्रद्धा अभी तक ज्यों की त्यों थी। मेरी दृष्टि में वह अब भी रामचंद्र ही थे। घर पर मुझे खाने की कोई चीज मिलती, वह लेकर रामचंद्र को दे आता। उन्हें खिलाने में मुझे जितना आनंद मिलता था, उतना आप खा जाने में कभी न मिलता। कोई मिठाई या फल पाते ही बेतहाशा चौपाल की ओर दौड़ता। चलते समय भी रामचंद्र जी को कुछ नहीं मिला, जबकि आबादी जान तवाइफ को खुदा जाने क्या क्या मिला था। मेरे पास 2 आने पैसे पड़े हुए थे। मैंने पैसे उठा लिए और जाकर शर्माते शर्माते रामचंद्र को दे दिए। उन पैसों को देखकर रामचंद्र को जितना हर्ष हुआ, वह मेरे आशातीत था। टूट पड़े, मानो प्यासे को पानी मिल गया। वही 2 आने पैसे लेकर तीनों मूर्तियां विदा हुई। केवल मैं ही उनके साथ कस्बे के बाहर तक पहुंचाने आया। बचपन की अबोध ममता और वैसी ही अबोध कातरता। लेकिन अब हम उस दौर की चौखट पर पहुंच गए हैं, जबकि नवाब का बचपन अपनी कड़वी मीठी स्मृतियों के साथ बड़ी तेजी से पीछे छूटता जा रहा है। अभी उसकी उम्र 14 साल है, बचपन के बीत जाने की उम्र नहीं है, केवल वयासंधि है। पर यह सब अब थोड़े दिनों का खेल है। माँ को मरे 6 साल बीत चुके हैं। इस बीच उसने बहुत कुछ देखा है, सहा है, सीखा है, और अकाल प्रौढ़ता, जो कुछ तो उसकी प्रतिभा का ऋण शोध है, और कुछ उसकी परिस्थितियों का उनका दरवाजा खटखटा रही है। इस बार मुंशी अजायब लाल गोरखपुर में बहुत लंबे टिक गए थे। इतना शायद इसके पहले और कहीं भी रहने का मौका नहीं मिला था, लगभग 4 साल। इस बीच नवाब ने मिशन स्कूल से 8वां दर्जा ज्यों त्यों पास कर लिया था। ज़हीन थे, मगर स्कूली किताबों में जीना लगता था, क्योंकि तिलिस्मी कहानियों की वजह से होश उड़ा रहता था। और जो मज़ा हातिम ताई की संगत था, वह भला मास्टर साहब की संगत में कहाँ। लस्टम पस्टम पास हो जाते थे, लेकिन हाँ, हिसाब एक मुस्तकिल हवा था, जिसके नाम से गरीब का हलक सूखता था। खैर, तो नवाब ने 8वां पास कर लिया, और तभी मुंशी अजायबलाल की बदली जमनिया की हो गई। उनकी सेहत पिछले दिनों बहुत गिर गई थी और बराबर गिरती जा रही थी। दूसरी पत्नी से उनका पहला लड़का गुलाब तब 2-3 साल का था, और दूसरा महताब हाल में ही पैदा हुआ था। नवाब को 9वें दर्जे में नाम लिखाना था, जो कि बनारस में ही संभव था। पिताजी ने पूछा, कितना खर्चा लगेगा? नवाब ने कहा, 5 रुपया दे दिया कीजिएगा। मगर 5 रुपये में भला क्या होता। बड़ी मुश्किल का सामना था, तो भी पढ़ने की धुन बराबर बनी हुई थी। पाँव में जूते न थे, देह पर साबित कपड़े न थे, महंगे अलग 10 सेर के जौ थे। स्कूल से 3:30 बजे छुट्टी मिलती थी। काशी के क्वींस कॉलेज में पढ़ता था। हेडमास्टर ने फीस माफ कर दी थी। इम्तहान सिर पर था, और मैं बांस के फाटक पर एक लड़के को पढ़ाने जाता था। जाड़ों के दिन थे। 4 बजे पहुंचता था, पढ़ाकर 6 बजे छुट्टी पाता। वहां से मेरा घर देहात में 5 मील पर था। तेज चलने पर भी 8 बजे से पहले घर न पहुंच सकता, और प्रातःकाल 8 ही बजे फिर घर से चलना पड़ता था। नहीं वक्त पर स्कूल न पहुंचता। रात को खाना खाकर कुप्पी के सामने पढ़ने बैठता, और न जाने कब सो जाता। यानी लड़के के कंधे पर शादी का जुआ रखने का वक्त आ गया था। पिता लड़के को आंध्रा के पुल का 12 आने वाला चमरौधा जूता और 4 आने गज का नया कपड़ा न पहना सके, लेकिन उसकी शादी तो कर ही सकते हैं। 15 बरस तब शादी के लिए ऐसी कम उम्र भी न समझी जाती थी। गांव में न जाने कितने थे जिनकी शादी इसी उम्र में हुई थी। मुंशी अजायबलाल कैसे अपने बेटे की न करते, लोग नाम न धरते। सेहत भी ठीक चल रही थी। अपने जीते जी लड़के को खूंटे से बांध देने का ख्याल भी मुमकिन है दिल में रहा हो। संभव है पत्नी ने बार बार आग्रह किया हो कि लड़का अब सयाना हुआ, उसका ब्याह कर देना चाहिए। बहू घर में ले आने का मोह किसे नहीं होता। पूरब में जल्दी ब्याह कर देने का चलन भी है। पक्की बात इतनी ही है कि ये शादी लगाई नवाब के नाना साहब ने थी। नाना साहब यानी मुंशी अजायबलाल के नैसुर साहब। ये भी मुमकिन है कि नाना साहब ने अपने किसी मित्र का भला करने के विचार से या अन्य किसी कारण से यह संबंध स्थिर किया हो। जो भी बात रही हो, ये विवाह बस्ती जिले की मेंदावल तहसील में बस्ती शहर से 10 मील दूर रमवापुर सरकारी गांव के एक छोटे मोटे जमींदार के घर ठीक हुआ। बड़े आदमी है, लड़की बहुत अच्छी है, सब बहुत खुश थे, नवाब सबसे ज्यादा। मारे उत्साह के मंडप छाने के लिए बांस भी खुद उसी ने काटे। खुशी उसके भीतर छलकी पड़ रही थी, और शायद बांस की जड़ पर कुल्हाड़ी चलाते समय वो कुछ गुनगुना भी रहा था। पिछले बरसों में उसने जो सैकड़ों किताबें पढ़ी थीं, उनमें कितने ही शाही लकड़हारे आए थे।
अपनी प्रेमिका की तलाश में भिखमंगों का भेष बनाए जंगलों और रेगिस्तानों की खाक छानते हुए सुंदर राजकुमार आए थे। एक से एक सुंदरी राजकुमारियां आई थीं, जिनके आगे चांद भी शर्माता था। वही सब चीजें उसने पढ़ी थीं, वही तस्वीरें उसके मन में थीं। उसका दिल किलोले कर रहा था और हवा में जंगली गुलाबों की और अतरानी की खुशबू थी। नहीं, अब वो ऐसा नादान नहीं था। उसे सब पता था कि शादी क्या चीज होती है, कितनी रंगीन, कैसी खूबसूरत। उसने अपने इतिहास की किताबों में और अपने राजा रानी के किस्सों में पढ़ा था, कैसे एक सुंदरी की चितवन पर सल्तनतें लुट गईं, खून की नदियां बह गईं, इसी बात के लिए कि शहजादा उस माहे जबी से, उस चंद्रमुखी से शादी करना चाहता था। उसके तमाम सपने, जिन पर पिछले साल 1.5 साल में जमाने की थोड़ी बहुत धूल पड़ गई थी, एक बार फिर जवान हो गए और उसके हाथ की कुल्हाड़ी और भी तेजी से चलने लगी। शादी हुई, शादी में खूब चहलबाजी भी हुई, नंगे नंगे मजाक भी हुए जो अक्सर इस मौके पर होते हैं, खासकर पूरब में। और नवाब ने खूब रस ले लेकर तुर्की बतुर्की उनका जवाब भी दिया। फिर विदाई हुई और नवाब अपनी शीरी अपनी लैला को ऊँट गाड़ी पर बिठाकर, हाँ ऊँट गाड़ी, नियति कभी अधूरा व्यंग्य नहीं करती, अपने घर ले चला। घर पहुंचकर उसने अपनी बीवी की सूरत जो देखी तो उसका खून सूख गया। उम्र में वो नवाब से ज्यादा थी, मगर वो तो ऐसी कोई बात नहीं। लैला भी तो मजनू से बड़ी थी, काली थी, सुनते हैं लैला भी तो काली थी। मगर किस्सा और चीज है, जिंदगी और चीज। यथार्थ का ये एक और गहरा धक्का था जो नवाब को लगा। देखते ही शक्ल से नफरत हो गई। भद्दी, थुलथुल, फूहड़। इतना ही नहीं, उनके चेहरे पर चेचक के गहरे गहरे दाग थे और एक टांग कुछ छोटी थी जिसके कारण गरीब को भचक कर चलना पड़ता था। महीने में एक आध बार हबुआती भी जरूर थी, जब उन पर भूत प्रेत आते थे। सुनते हैं दिमाग में कुछ खलल भी था, क्योंकि लड़ाई होने पर अपने पति से कहती थी, हम तुम्हें गधा छानने के पगहे से बंधवा कर मंगा लेंगे। साल के इस ऐसे ऐसे खूबसूरत जादू नवाब टोने के हैं लिए हमारे ऐसी पास। उम्र में ज्यादा काली भद्दी थुलथुल चेच करू अफीम खाने वाली भचक कर चलने वाली औरत ही क्यों चुनी। ये रहस्य उनके साथ ही चला गया। लेकिन इसमें शक नहीं कि जिसने देखा उसके मुंह से एक सरदाह निकल गई। कहाँ नवाब, कहाँ यह औरत का कार्टून। यहाँ तक कि मुंशी अजायब लाल से भी नहीं रहा गया और उन्होंने हिम्मत बटोरकर अपनी पत्नी से कह दिया, लाला जी ने मेरे लड़के को कुएं में ढकेल दिया। मेरा गुलाब से लड़का और उसकी यह बीवी, मैं तो उसकी दूसरी शादी करूंगा। पत्नी ने कहा, देखा जाएगा। और उनके लिए बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन नवाब के लिए बात इतनी आसानी से कैसे खत्म होती। वह तो गांठ जोड़कर उन्हें अपने साथ लाया था, और वही गांठ अब चुनरी से छूटकर दिल में आ लगी थी। कौन जाने उस गांठ में दो एक गिरा सास बहू के झगड़ों ने भी डाल दी हो, जो आए दिन होते रहते थे। मुमकिन है नवाब जैसा आदमी उस स्त्री के साथ भी निभाह कर लेता, लेकिन वह खुद अपनी लाश ढूंढने जैसी बात होती। और अब जबकि थोड़ा निर्वैयक्तिक ढंग से विचार कर सकना संभव है, ये शायद अच्छा ही हुआ कि मन और शरीर से इतनी बेमेल स्त्री के साथ निबाह करने का मौका नहीं आया। जिंदा वो बहुत बात तक रही। नवाब ने जब दूसरी शादी की तब तक उन्हें इस घर में 10 बरस हो चुके थे। लेकिन नवाब का शायद कभी उनसे कोई संबंध नहीं रहा। वो कभी लम्हे ही रहती और कभी अपने मायके चली जाती, पर नवाब को किसी बात से कोई मतलब न था। 3-4 बरस तो वह ज्यादातर लम्हे में ही रही, पर जब नवाब ने अपनी नौकरी की जिंदगी शुरू की और उन्हें अपने साथ नहीं ले गए, तो वह भी मेहरावल चली गईं और अधिकतर वहीं रहने लगीं। कभी कभी लम्हे भी आ जाती थी। कई बार इस बात की कोशिश हुई कि नवाब उन्हें अपने पास बुलाकर रखे। शायद इसी सिलसिले में एक बार ये बात भी उड़ी कि उन्हें लड़का हुआ है जिसका नाम उनके घर वालों ने रामयाद राय रखा है। कितना ठेठ मुशन्ना नाम पर, कितना सार्थक। मुमकिन है ये बात सिर्फ इसलिए उड़ाई गई हो कि नवाब पर और भी कुछ दबाव पड़े। लेकिन अगर यही बात सच भी हो कि वह स्त्री मैया के समान ही निर्दोष थी, तो भी शायद इस मामले में प्रेमचंद को मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के समान दोषी ठहराना भी अन्याय होगा, क्योंकि यह प्रसंग केवल दुख का है, उस पुरानी सामंती विवाह प्रणाली का, और उससे भी अधिक उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों का जिन्होंने अनमेल संबंध स्थिर किया या उसके लिए सहमति दी। मुंशी अजायब लाल भी उसके नैतिक दायित्व से बच नहीं सके। बुढ़ौती में ये एक जबरदस्त धक्का उनको लगा, और कुछ अजब नहीं कि उसने उनके अंत को और पास ला दिया हो, क्योंकि वह शादी के 1.5 बरस के भीतर ही, कई महीने की बीमारी के बाद, इस दुनिया से 56 बरस की अवस्था में सिधार गए, जबकि उनके पिता 76 बरस की आयु पाकर मरे थे और उनकी माँ भी अभी केवल 4-5 बरस पहले ही मरी थी। नवाब नवी में थे जब उनका ब्याह हुआ। अगले साल यानी 1897 में उन्हें मैट्रिक का इम्तहान देना था, लेकिन उसी साल पिता बीमार पड़े और इस दुनिया से उठ गए। नतीजा यह हुआ कि नवाब उस साल इम्तहान नहीं दे पाए। उसके अगले साल नवाब ने मैट्रिक का इम्तहान दिया, सेकेंड डिवीजन पास हुए। जो भी मजबूरियां नवाब की रही हों, सेकेंड क्लास का नतीजा यह हुआ कि क्वींस कॉलेज में उसका प्रवेश पाना एक समस्या बन गया, क्योंकि प्रवेश तो चाहे मिल भी जाता, पर फीस नियम के अनुसार केवल अव्वल दर्जे वालों की ही माफ हो सकती थी, और फीस देकर पढ़ने की स्थिति नवाब की नहीं थी। संयोग से उसी साल हिंदू कॉलेज खुल गया। मैंने इस नए कॉलेज में पढ़ने का निश्चय किया। प्रिंसिपल थे मिस्टर रिचर्डसन। उनके मकान पर गया। वह पूरे हिंदुस्तानी वेश में थे, कुर्ता और धोती पहने, फर्श पर बैठे कुछ लिख रहे थे, मगर मिजाज को तब्दील करना इतना आसान न था। मेरी प्रार्थना सुनकर आधे ही कहने पाया था। बोले कि घर पर मैं कॉलेज की बातचीत नहीं करता, कॉलेज में आओ। खैर कॉलेज में गया। मुलाकात तो हुई, पर निराशाजनक। सिफारिशें ला सकता है तो शायद मेरी प्रार्थना पर कुछ विचार होता, लेकिन देहाती युवक को शहर में जानता ही कौन था।
रोज घर से चलता कि कहीं से सिफारिश लाऊं, पर 12 मील की मंजिल पार कर शाम को घर लौटा था। किससे कहूं, कोई अपना पूछता न था। कई दिनों के बाद एक सिफारिश मिली। एक ठाकुर इंद्र नारायण सिंह हिंदू कॉलेज की प्रबंधकारिणी सभा में थे। उनसे जाकर रोया। उन्हें मुझ पर दया आ गई। सिफारिशी चिट्ठी दे दी। उस समय मेरे आनंद की सीमा न थी। खुश होता हुआ घर आया। दूसरे दिन प्रिंसिपल ने मेरी तरफ तीव्र नेत्रों से देखकर पूछा, इतने दिनों कहाँ थे? बीमार हो गया था। क्या बीमारी थी? मैं इस प्रश्न के लिए तैयार न था। अगर ज्वर बताता हूं तो शायद साहब मुझे झूठा समझे। ज्वर मेरी समझ में हल्की सी चीज थी, जिसके लिए इतनी लंबी गैरहाजिरी अनावश्यक थी। कोई ऐसी बीमारी बतानी चाहिए जो अपनी कष्ट साध्यता के कारण दया को भी उभारे। उस वक्त मुझे और किसी बीमारी का नाम याद ना आया। ठाकुर इंद्र नारायण सिंह से जब मैं सिफारिश के लिए मिला तो उन्होंने अपने दिल की धड़कन की बीमारी की चर्चा की थी। वो शब्द मुझे याद आ गया। मैंने कहा, पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट सर। साहब ने विस्मित होकर मेरी ओर देखा और कहा, अब तुम बिल्कुल अच्छे हो? जी हाँ। अच्छा, प्रवेश पत्र भर कर लाओ। मैंने समझा, बेड़ा पार हुआ। फॉर्म लिया, खाना पूरी की और पेश कर दिया। उस समय साहब कोई क्लास ले रहे थे। 3 बजे मुझे फॉर्म वापस मिला। उस पर लिखा था, इसकी योग्यता की जांच की जाए। ये नई समस्या उपस्थित हुई। मेरा दिल बैठ गया। अंग्रेजी के सिवा और किसी विषय में पास होने की मुझे आशा न थी, और बीज गणित और रेखा गणित से तो रूह कांपती थी। जो कुछ याद था वो भी भूल भाल गया था, लेकिन दूसरा उपाय ही क्या था? भाग्य का भरोसा करके क्लास में गया और अपना फॉर्म दिखाया। प्रोफेसर साहब बंगाली थे, अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। वॉशिंगटन इरविंग का रिप वॉन विंकल था। मैं पीछे की कतार में जाकर बैठ गया और 2 ही 4 मिनट में मुझे ज्ञात हो गया कि प्रोफेसर साहब अपने विषय के ज्ञाता हैं। घंटा समाप्त होने पर उन्होंने आज के पाठ पर मुझसे कई प्रश्न किए और मेरे फॉर्म पर संतोषजनक लिख दिया। दूसरा घंटा बीजगणित का था। इसके प्रोफेसर भी बंगाली थे। मैंने अपना फॉर्म दिखाया। नई संस्थाओं में प्राय वही छात्र आते हैं, इन्हें कहीं जगह नहीं मिलती। यहाँ भी वही हाल था। क्लासों में अयोग्य छात्र भरे हुए थे। पहले रेले में जो आया वह भर्ती हो गया। भूख में सागपात सभी रुचिकर होता है। अब पेट भर गया था। छात्र चुन चुन कर लिए जाते थे। इन प्रोफेसर साहब ने गणित में मेरी परीक्षा ली और मैं फेल हो गया। फॉर्म पर गणित के खाने में असंतोषजनक लिख दिया। मैं इतना हताश हुआ कि फॉर्म लेकर फिर प्रिंसिपल के पास न गया, सीधा घर चला गया। गणित मेरे गौरी शंकर की चोटी थी, कभी उस पर न चढ़ सका। खैर, मैं निराश होकर घर तो लौट आया, लेकिन पढ़ने की लालसा अभी तक बनी हुई थी। घर बैठकर क्या करता? किसी तरह गणित को सुधार कॉलेज में भर्ती हो जाऊं, यही धुन थी। इसके लिए शहर में रहना जरूरी था। संयोग से एक वकील साहब के लड़के को पढ़ाने का काम मिल गया। 5 रुपया वेतन ठहरा। मैंने 2 रुपये में अपना गुजर करके 3 रुपये घर पे देने का निश्चय किया। वकील साहब के अस्तबल के ऊपर एक छोटी सी कच्ची कोठरी थी, उसी में रहने की आज्ञा ले ली। एक टाट का टुकड़ा बिछा दिया, बाजार से एक छोटा सा लैंप लाया और शहर में रहने लगा। घर से कुछ बर्तन भी लाया। एक वक्त खिचड़ी पका लेता और बर्तन धो मांज कर लाइब्रेरी चला जाता। गणित तो बहाना था, उपन्यास आदि पढ़ा करता। पंडित रतननाथ दर का फसाना आजाद उन्हीं दिनों पढ़ा। चंद्रकांता संतरी भी पढ़ी। बंकिम बाबू के उर्दू अनुवाद लड़कों को पढ़ाता था। उनके साले मेरे साथ मैट्रिकुलेशन में पढ़ते थे। उन्हीं की सिफारिश से मुझे यह पद मिला था। उनसे दोस्ती थी, इसलिए जब जरूरत होती पैसे उधार ले लिया करता था। वेतन मिलने पर हिसाब हो जाता था। कभी 2 रुपये हाथ आते, कभी 3। जिस दिन वेतन के 2-3 रुपये मिलते, मेरा संयम हाथ से निकल जाता। प्यासी तृष्णा हलवाई की दुकान पर खींच ले जाती। 2-3 आने पैसे खाकर ही उड़ता। उसी दिन घर जाता और 2.5 रुपये देता। दूसरे दिन से फिर उधार लेना शुरू कर देता, लेकिन कभी कभी उधार मांगने में भी संकोच होता और दिन का दिन मेरा हर व्रत रखना पड़ जाता। इस तरह 4-5 महीने बीते। इस बीच एक बजाज से 2-2.5 रुपये के कपड़े लिए थे। रोज उधर से निकलता था। उसे मुझ पर विश्वास हो गया था। जब महीने 2 महीने निकल गए और मैं रुपए न चुका सका तो मैंने उधर से निकलना ही छोड़ दिया। चक्कर देकर निकल जाता। 3 साल के बाद उसके रुपए अदा कर सका। उसी जमाने में शहर का एक बेलदार मुझसे कुछ हिंदी पढ़ने आया करता था। एक बार मैंने उससे भी 8 आने पैसे उधार लिए थे। वो पैसे उसने मुझसे मेरे घर गांव में जाकर 5 साल बाद वसूल किए। मेरी अब भी पढ़ने की इच्छा थी, लेकिन दिन दिन निराश होता जाता था। जी चाहता था कहीं नौकरी कर लूं, पर नौकरी कैसे मिलती है और कहाँ मिलती है ये न जानता था। जाड़ों के दिन थे, पास एक कौड़ी न थी। 2 दिन एक एक पैसे का चबेना खाकर काटे थे। मेरे महाजन ने उधार देने से इनकार कर दिया था, या संकोचवश मैं उससे मांग न सका था। चिराग जल चुके थे। मैं एक बुक सेलर की दुकान पर एक किताब बेचने गया। चक्रवर्ती गणित की कुंजी थी। 2 साल हुए खरीदी थी। अब तक उसे बड़े जतन से रखे हुए था, पर आज चारों ओर से निराश होकर मैंने उसे बेचने का निश्चय किया। किताब 2 रुपए की थी, लेकिन एक पर सौदा ठीक हुआ। मैं रुपया लेकर दुकान से उतरा ही था कि एक बड़ी बड़ी मूंछों वाले सौम्य पुरुष ने, जो उस दुकान पर बैठे हुए थे, मुझसे पूछा, कहाँ पढ़ते हो? तकदीर का खेल भी अजब अनोखा है। कहाँ तो कैसे कैसे पापड़ बेल रहे थे, अगले वक्त की रोटी का ठिकाना नहीं था, और कहाँ परोसी हुई थाली सामने रखी थी। सवाल पूछने वाले सज्जन चुनार के एक छोटे से मिशन स्कूल के हेडमास्टर थे। उन्हें मैट्रिक पास एक मास्टर की तलाश थी। वेतन था 18 रुपया। कहने भर की देर थी। नवाब ने लपक कर मंजूर कर लिया। जैसे दिन उसने देखे थे, उनके सामने नवाब का यह कहना कुछ गलत नहीं था कि 18 रुपये उस समय मेरी निराश व्यथित कल्पना की ऊंची से ऊंची उड़ान से भी ऊपर थे। ये सन 1899 की बात है।
पिता को मरे भी अब 2 बरस हो रहे थे। घर पर बस उनकी नई माँ और उनका एक 3 साल का बच्चा था। बड़ा बच्चा गुलाब 2 ढाई बरस पहले जाता रहा था। खेती अव्वल तो थी कितनी, और फिर खाने वाले भी कुछ कम न थे। घर में भूनी भांग नहीं थी और कमाने वाला अकेला नवाब। अपनी नई माँ से उसे बहुत सुख नहीं मिला, ये और बात है। लेकिन अब जबकि पिता की आंखें मूंद गई थीं, उनकी परवरिश की, अपनी बिसात भर उनको आराम से रखने की जिम्मेदारी उसी की थी। नवाब ने अगले ही रोज जाकर सब कुछ पक्का कर लिया और 3-4 रोज के भीतर चुनार पहुंच गया, जो कि बनारस से 40 मील दूर मिर्जापुर पास एक कस्बा है। छोटी सी खामोश जगह थी। नए नए पहुंचे थे। मिजाज में कुछ शर्मीलापन भी था ही। पढ़ने का चस्का लगी चुका था। किसी से ज्यादा कुछ तलब न रखते थे, बस अपने काम से काम। साथ में चाची के छोटे सौतेले भाई विजय बहादुर भी थे। अपनी बहन के साथ ही वो भी आ गए थे और फिर यहीं रह गए। उम्र में वो नवाब से 4-5 साल छोटे थे, पर दोनों में बहुत बनती थी, क्योंकि विजय बहादुर भी बहुत मिलनसार और मोहब्बती तबीयत के आदमी थे। ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहे, पर जब तक रहे नवाब के साथ ही रहे। जहां जहां नवाब का तबादला हुआ, वहां वहां नवाब ने 5 रुपए का एक ट्यूशन भी कर लिया था। लड़का घर आकर पढ़ जाता था। उस छोटी सी जगह में नवाब की अंग्रेजी बहुत मशहूर हो गई थी। नवाब को अपने पढ़ने पढ़ाने से फुर्सत न मिलती थी। घर का इंतजाम विजय बहादुर के जिम्मे था। पैसे जो मिलते थे वह महीने के शुरू में ही खर्च हो जाते थे। फिर उधार पर चलता था। बोर्डिंग हाउस का बनिया था, उसी से रसद उधार ली जाती। तभी की बात है, एक बार नवाब विजय बहादुर के साथ घर आए, यानी लमही। जाड़े के दिन थे। 4-5 दिन घर रहे। चलने लगे तो रास्ते के लिए चाची से रुपए मांगे। चाची ने कहा, रुपए सब खर्च हो गए। बड़ी मुश्किल थी, गांव में उधार लेते भी तो किससे। लिहाजा मजबूर होकर अपना गर्म कोट बेचने की ठानी। गाड़ी के बहुत पहले दोनों गांव से चल दिए और शहर आकर नवाब ने अपना कोट 2 रुपए में बेचा, जो कि 1 साल पहले बड़ी मुश्किलों से बनवाया था। सूती पहनकर उस गर्म कोट को बड़े जतन से रखा था और वह 2 रुपए में बिक गया। इस सब के बावजूद जिंदगी जैसी कुछ थी, बहुत अच्छी थी। एक रोज स्कूल की टीम का फुटबॉल मैच मिलिट्री के गोरों की एक टीम से हुआ। गोरे शायद हार गए। स्कूल के लड़कों ने जोर जोर से हिप हिप हुर्रे का लगाना शुरू किया। गोरे खिसियाए हुए तो थे ही। ये चीज उनको कटे पर नमक छिड़कने जैसी मालूम हुई। इन काले आदमियों की ये मजाल। एक गोरे ने किसी खिलाड़ी को बूट से ठोकर मार दी। मैच देखने वालों में नवाब भी था। गोरे को बूट चलाते भी उसने देखा। जिस्म बहुत मजबूत नहीं था तो क्या, दिल तो मजबूत था, और फिर अपने ही मैदान पर खेल हो रहा था। चढ़ जवानी की उम्र, नवाब का खून खौल पड़ा, इसकी यह हिम्मत सिर्फ इसलिए कि हम काले हैं, हिंदुस्तानी हैं। फिर क्या था, उसने आप देखा न ताफ। झपट कर मैदान में गड़ी हुई एक झंडी उखाड़ ली और बेतहाशा उन पर पिल पड़ा। लड़कों ने जो उसको आगे आगे देखा तो खेलने वाले और तमाशाई सब मैदान में कूद पड़े और उन गोरों की ऐसी पिटाई की कि उन्हें छठी का दूध याद गया। सारी अकड़ धरी रह गई। मैदान जब खाली हुआ तो स्कूल वालों को सबसे ज्यादा ताज्जुब इस बात का हुआ कि इस मार्के में पहल उस शर्मीले नौजवान मुदर्रिस ने की थी, जिसे खेलने से बहुत कम मतलब था और जो हमेशा अपनी किस्से कहानी की किताबों में डूबा रहता था। लेकिन उससे भी ज्यादा ताज्जुब इस शर्मीले घर घुसने नौजवान की दिलेरी पर उस वक्त होता है जब 60-65 बरस पहले के चुनार का नक्शा आंखों के सामने आता है। उग्र ने, जो हिंदी के जाने माने लेखक हैं और चुनार के ही रहने वाले हैं, अपनी खबर में उस वक्त के चुनार की चुनार में अंग्रेज आए। जब मैं 5-7 साल का था तब चुनार के किले में गोरा तोपखाना पलटन रहती थी। बहुत दिनों तक चुनार में रिटायर्ड गोरे सपरिवार रहा करते थे। लोअर लाइंस नामक अपनी एक बस्ती उन्होंने कालों के कस्बे की पिछली सीमा पर बसा रखी थी। सन 1905 में चुनार की 5-7 हजार की आबादी के सिरहाने दो दो गिरजाघर थे। एक परेड ग्राउंड की कब्रगाह के पास जर्मन मिशनरियों का रोमन कैथोलिक चर्च और दूसरा प्रोटेस्टेंट चर्च शहर के बीच में था। ईसाई या अंग्रेजों की संख्या शहर में चाहे जितनी रही हो, पर उनका प्रभाव कितना था, इसकी सूचना ये चर्च देते थे। मेरे स्वर्गीय पिता जिस मंदिर में पूजन किया करते थे, उसके चबूतरे पर खड़े होकर 5-7 की वय में मैंने गोरे सोल्जरों तोपखाने की मार्च मजे में देखी थी। किले से परेड ग्राउंड तक ये गोरे सिपाही मार्च करते हुए अक्सर जाया करते थे। मैदान में मिलिट्री बैंड वालों की परेड तो मुझे आज भी भूली नहीं है। कई प्रकार के बाजे वाले, सभी गोरे, ड्रम, ओ कितना बड़ा। इन बैंड वाले सिपाहियों के बीच में बागंबर धारण किए, हाथ में गदा जैसी कोई वस्तु हिलाता चलता था एक नटा गुट्ठल, सचमुच व्याघ्रमुख कोई दैत्यदेही गोरा। तब चुनार वालों को ये गोरे महाकाल के दामाद 10वें ग्रह जैसे लगते थे। अक्सर लोग इनकी छाया से भी दूर भागते थे। लोअर लाइन से गुजरने वाले गरीब ग्रामीण चुनारियों को ये रिटायर्ड या सिपाही गोरे कारण अकारण बेतों से बुरी तरह सिटोह दिया करते थे। औरतें तो लोअर लाइंस में जाने की हिमाकत कर ही नहीं सकती थीं। गरगो नदी पार से शहर को विविध वस्तु बेचने आने वाली अहिरिनों, कोरिनों, चमारिनों को अक्सर उन्मत्त गोरे दौड़ा लेते थे, रगड़ सगड़ देते थे। पशुवत, रेप, झगड़ा मोल लेना ठीक बात नहीं है। अपने काम से काम रखना चाहिए। लेकिन आंखों के आगे सरीहन बेइंसाफी हो रही हो तो इंसान चुप भी कैसे रहे। जुल्म देखकर उस आदमी को जैसे फिर किसी बात का होश नहीं रह जाता था और तैश खाकर तिल मिलाकर कूद पड़ने के अलावा फिर और कुछ न सोचता। और यही चीज साल बीतने के पहले 5 ही 6 महीने बाद मुंशी जी के वहां से उखड़ जाने का कारण बनी। सुनते हैं कि वहां उसी स्कूल में एक इब्ने मौलवी साहब थे। स्कूल के अधिकारी उनके साथ कोई बेइंसाफी कर रहे थे, जो मुंशी जी को बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने बेधड़क मौलवी साहब का साथ दिया, खुलेआम जमकर।
बात बढ़ी, मुंशी जी भी मौलवी साहब के साथ निकाल दिए गए। मित्रों, हमने अभी सुनी कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा लिखी गई मुंशी प्रेमचंद की प्रेरणादायक जीवनी का यह महत्वपूर्ण अध्याय। प्रेमचंद का जीवन हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि व्यक्ति के पास दृढ़ संकल्प, ईमानदारी और समाज के प्रति संवेदनशीलता हो तो वह अपने कार्यों के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित कर सकता है। उन्होंने केवल कहानियां नहीं लिखी, बल्कि अपने शब्दों के माध्यम से समाज की पीड़ा, संघर्ष, आशाओं और सपनों को आवाज दी। यही कारण है कि आज भी उनकी रचनाएं उतनी ही प्रासंगिक और प्रभावशाली हैं जितनी अपने समय में थी। कलम का सिपाही हमें यह समझने का अवसर देती है कि महान साहित्य केवल प्रतिभा से नहीं, बल्कि संघर्ष, अनुभव, संवेदना और निरंतर परिश्रम से जन्म लेता है। आइए हम भी प्रेमचंद के जीवन से प्रेरणा लें और अपने जीवन में सत्य, परिश्रम, मानवीय मूल्यों और सामाजिक उत्तरदायित्व को स्थान दें। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों, विद्यार्थियों और साहित्य प्रेमियों के साथ अवश्य साझा करें। हिंदी साहित्य की ऐसी ही अमूल्य कृतियों, महान लेखकों की जीवन यात्राओं और प्रेरणादायक साहित्यिक चर्चाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।